हेलो एवरीवन। बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार सभी बच्चों को मेरी तरफ से। मैं हूं अजय सूर्यवंशी और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है वर्चुअलिया के इस प्लेटफॉर्म पर। बेटा, जैसे कि हम कर रहे हैं अभी वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चंस, जिसमें हमने 25-25 क्वेश्चंस की सीरीज चलाई है, जिसमें हमारे 3 वीडियोस हो चुके हैं। आज चौथी क्लास है और इसमें फिर हम करने जा रहे हैं 25 क्वेश्चंस और इस प्रकार आपके हो जाते हैं पूरे 100 क्वेश्चंस। इन 100 क्वेश्चंस से बेटा आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और ये वो क्वेश्चंस है जो एग्जाम में आए हुए हैं आपके। ये वो क्वेश्चन है जो हमेशा रिपीट भी होते रहते हैं और इस प्रकार की चीजें जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी और ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए, विदाउट टेकिंग मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन फर्स्ट वी हैव इज। ये जो पहला क्वेश्चन है ये भी एरर फाइंडिंग का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है कि वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस बिलो में कंटेन एन एरर, कि भाई एक एरर हो सकती है, आइडेंटिफाई द एरर, इफ देयर इज नो एरर चूज नो एरर। तो कह रहा है क्वेश्चन, देखिए क्या कहता है कि एवरीवन हैज बीन टॉकिंग अबाउट हाउ वेल ही प्लेज अ गिटार। अब बताइए इसमें क्या एरर हो सकती है। पता है बेटा होता क्या है, बच्चे अक्सर क्या करते हैं, एरर ढूंढने में लग जाते हैं और यदि सेंटेंस में कोई एरर नहीं भी है ना तो भी क्या करते हो, किसी भी चीज में अपने को ऐसा कुछ लगता है, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन आता है क्वेश्चन से और वहां पर हम एरर ढूंढ लेते हैं। दरअसल देखिए इस क्वेश्चन को पहले हम समझते हैं। एवरीवन हमारा सब्जेक्ट है, एक वचन सिंगुलर है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आई है, हैज बीन टॉकिंग अबाउट हाउ वेल, यहां तक के ठीक है, ही प्लेज अ गिटार। देखिए इस सेंटेंस में कहीं से कहीं तक कोई एरर नहीं है और अगर चाहे तो फिर अभी बच्चों को लगेगा कि टॉकिंग के बाद अबाउट कैसे आ गया भाई, है ना। तो ये अबाउट कैसे आया, तो हो सकता है अबाउट वाले पार्ट में आप एरर निकाल दें, है ना। या फिर ऐसा लगेगा ये बीच में वेल कैसे आ गया, तो आप हो सकता है कि वो आप उसमें एरर निकालने की कोशिश करें। लेकिन देखिए टॉकिंग के बाद अबाउट कब आता है, जब हम किसी समथिंग की बात करते हैं, किसी चीज के बारे में हम बात करते हैं तो क्या आ जाता है बेटा, इस टॉक वर्ब के बाद जो है क्या आ जाता है, अबाउट आ जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए इस टॉक के बाद कोई पर्सन है ना, कोई पर्सन है ना, समवन है, किसी से बात करते हैं तो उस कंडीशन में यहाँ पर टू आता है, इस बात को याद रखिए। अब यहाँ पे हम पर्सन से बात कर रहे हैं किसी चीज के बारे में, देखिए हाउ वेल, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं कि कितना अच्छा ही प्लेस अ गिटार, वह गिटार बजाता है। एवरीवन हैज बीन टॉकिंग, हर कोई इस बारे में बात कर रहा था कि वह कितना अच्छा गिटार बजाता है। तो बोलिए समझ में आया ना, इसका मतलब इसमें नो एरर है बेटा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हर बार ये मत सोचिए कि एरर होगी ही होगी, कई बार ऐसा भी होता है कि एरर नहीं भी होती है और हम उसमें जबरदस्ती एरर ढूंढने लग जाते हैं। तो चलिए भाई, द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड दिस क्वेश्चन इज आल्सो ऑफ फाइंडिंग एरर। एरर फाइंडिंग का ही क्वेश्चन है ये। वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस बिलो में कंटेन एन एरर, आइडेंटिफाई द एरर, इफ देयर इज नो एरर चूज नो एरर। चलिए भाई पहले तो हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या है कि द आर्ट ऑफ गुड फिल्म मेकिंग लाइज इनटू नोविंग वेयर टू फोकस योर कैमरा। कह रहा है कि जो एक आर्ट है, द आर्ट ऑफ गुड फिल्म मेकिंग, यानी एक अच्छी फिल्म मेकिंग करने का जो सबसे बढ़िया जो आर्ट है, लाइज इनटू, वो इस चीज में आर्ट होता है कि नोविंग, यह पता हो क्या, कि वेयर मतलब कहाँ, टू फोकस, कि फोकस किया जाए, योर कैमरा, कि कैमरा का फोकस कहाँ होना चाहिए। एक बहुत बड़ा आर्ट है फिल्म बनाने वालों के लिए। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या एरर हो सकती है सेंटेंस में। देखिए मैंने अभी कहा था कि किसी भी क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, एरर ढूंढने की कोशिश करते हैं और अगर नहीं भी मिलती है तो जहां हम कंफ्यूज होते हैं वहां पर हम क्या करते हैं, एरर लगा देते हैं। अब जैसे अभी आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे इनटू आ गया, इनटू तो हमें पता है कि एक चीज से दूसरे चीज में जाने के लिए किया जाता है, तो बोले नोविंग के पहले इनटू नहीं आना चाहिए, या फिर बोले ये यदि बीच में वेयर आ गया या टू आ गया तो हम इस प्रकार से कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन अब देखिए क्वेश्चन सही है या गलत, पहले हम इसके बारे में बात करते हैं कि द आर्ट ऑफ गुड फिल्म मेकिंग, यहां तक के तो क्वेश्चन में पहले हम समझते हैं ये पूरा क्या है हमारा सब्जेक्ट, और यह है लाई। लाई मतलब होना, उसमें विद्यमान होना या होती है लाई, और ये सिंगुलर है। देखिए हमारा सब्जेक्ट क्या है, ये ऑफ के पहले वाला भाग हमारा सब्जेक्ट होता है और इधर तो ये ऑब्जेक्ट है पूरा। यानी प्रीपोजिशन के बाद जो आता है बेटा वो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट आता है। क्या आता है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट आता है। और प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट यानी प्रीपोजिशन के बाद जो भी चीज आएगी उसको हम ऑब्जेक्ट ही कहेंगे। और ये प्रीपोजिशन का इधर ये जो है ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट है द आर्ट। तो आर्ट के अनुसार यानी इसके अनुसार हमारी वर्ब होगी, न कि इस प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पर लाई में एस लगा हुआ है, सिकुलर है, तो ऑफकोर्स एस लगेगा, बिल्कुल सही है। लाइज इनटू नोविंग, इस बात को जानने में, किस बात को, कि वेयर, की कहाँ, टू फोकस योर कैमरा, की जो आपका कैमरा है उसको फोकस कहाँ किया जाए, तो टू फोकस है ना, यानी ये इन्फिनिटिव है।
अब इन्फिनेटिव क्या होता है भाई? इन्फिनेटिव आपको पता ही होगा, इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब ये नाउन का काम करे। तो टू फोकस क्या हो गया यहाँ पर? नाउन का ही काम करे, टू फोकस योर कैमरा। ओके, तो यहाँ पर ये सेंटेंस ना बेटा एब्सोल्युटली करेक्ट है, पूरी तरह से सही है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। और हम क्या करते हैं, इसमें एरर ढूंढने लग जाते हैं, तो ऑप्शन विल नंबर डी, नो एरर विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब ध्यान से समझिएगा कि द सेलर वॉज होम सिक। जो सेलर है, सेलर मतलब जो नाविक है ना, नाव चलाने वाला जो सेलर है, वाज होम सिक, उसे मतलब वो बड़ा अजीब सा फील कर रहा था, उसे अपने घर की याद आती है। यानी जब घर की याद आती है ना, तो ऐसी स्थिति में हम उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? होम सिक बोलते हैं। ये एक प्रकार से एडजेक्टिव का काम करता है ना। ऑन द सीप, जब वो सीप पर था, जहाज पर था, तो जहाज चलाने वाला जो सेलर था, वो कैसा कर रहा था? अपने घर की याद आ रही थी। बट मेड ब्रेव अटेम्प्ट टू लुक हैप्पी। अब बताइए इसमें क्या एरर होगी? अब लग रहा होगा कि सर ने अभी तो 2 क्वेश्चन बताया कि एरर है नहीं, तो इसमें भी एरर नहीं होगी, है ना। लेकिन बेटा इसमें एरर है, देखिए मैं बताता हूँ। ये बट क्या है? ये बट बेटा एक्चुअल में हमारा कंजक्शन है। क्या है बेटा? कंजक्शन। अगर कंजक्शन होगा तो इसकी खास बात है, इधर भी क्लॉज होना चाहिए और उसके इसके पहले वाले में भी क्लॉज होना चाहिए और फिर बीच में बट आना चाहिए। और क्लॉज की खास बात क्या होती है? क्लॉज हम उसको कहते हैं बेटा जिसमें एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो, है ना। और यहां पे भी यानी दोनों तरफ अगर क्लॉज है तो इधर भी सब्जेक्ट होना चाहिए और इधर भी क्लॉज होना चाहिए, है ना। अब इस बात को सॉरी सॉरी क्लॉज लिखते हैं, मैंने इसको वर्ब लिख लेते हैं ना। यानी एक क्लॉज वो होता है जिसका एक सब्जेक्ट हो और उसमें उस सब्जेक्ट की एक वर्ब हो। अब देखिए ये बट तो आ गया हमारे पास, है ना, ये बट मिल गया बट। लेकिन इसके इधर का जो एक है, ये भी क्लॉज है और ये भी क्लॉज है। कैसे क्लॉज? अब देखिए द सेलर, यानी हमको मिल गया एक सब्जेक्ट और वॉच उसकी हेल्पिंग वर्ब मिल गई, या ये तो लिंकिंग वर्ब का काम कर रही है यहाँ पर, तो एक वर्ब तो उसको मिल गई, है ना। मतलब ये तो क्लॉज है भाई, इसमें कोई कोई शक नहीं, ये क्लॉज तो है। तो एक चीज तो हमारी सही हो गई कि भाई बट के पहले का जो सेंटेंस है वो क्लॉज है। अब इसके बाद का जो पार्ट है, बट के बाद का, देखिए ये वर्ब से स्टार्ट हो रहा है परंतु कहीं इसका सब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है ना। तो जब सब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये अभी क्लॉज पूरा नहीं हुआ। और क्लॉज पूरा नहीं हुआ तो ये वाली जो कंडीशन हमको समझ में आ गई कि क्लॉज प्लस कंजक्शन प्लस क्लॉज, यानी कंजक्शन के दोनों तरफ क्या होना चाहिए? क्लॉज होना चाहिए। और ये गलत हो गया अब हमारा, है ना, यानी क्लॉज नहीं है। तो ये बट के बाद यहाँ पर एक्चुअल में क्या है? सेलर के लिए ही आना था। ओके, तो यहाँ पर आया नहीं, तो इसमें आप किसमें मतलब कौन से पार्ट में गलत हो जाएगा देखते हैं। हाँ, ओन द सीप बट मेड, यहाँ पर क्या आना था? ही, और ही आया नहीं, तो ये वाला पार्ट हमारा जो है वो गलत हो जाएगा, पार्ट ए, है ना। ऑप्शन ए विल बी द रॉन्ग आंसर। मतलब इसका ऑप्शन तो वही था, है ना। एक बार फिर से बता दूं, यानी जो इसको पहले अपन क्लियर करते हैं फिर उसको समझते हैं। ये जो ऑप्शन नंबर ए है ना, इसमें एरर है, मतलब एरर ही तो पता करना था मैं, है ना। तो एरर किसमें होगी? ऑप्शन ए विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता क्या, पहले इसको समझते हैं भाई। कह रहा है कि इसमें भी एरर फाइंडिंग ही करना है कि वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस बिलो में कंटेन एन एरर, आइडेंटिफाई द एरर। तो एरर को कैसे फाइंड करेंगे? कह रहा है कि बाय एनालिजिंग द सेडिमेंट। सेडिमेंट का मतलब क्या होता है? अशुद्धियां। क्या होता है? अशुद्धियां या किसी चीज की गंदगी या उसके अवशेष, है ना, उस चीज को हम क्या बोलते हैं बेटा? उसको बोलते हैं हम सेडिमेंट। तो कह रहा है कि द एनालिसिस ऑफ सेडिमेंट फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की जो खाड़ी है उसमें जो अवशेष, जो गंदगी या बचा हुआ जो अशुद्धि है, उसको उसके परीक्षण के दौरान, यानी कि को करने पर, एनालिजिंग करने पर, रिसर्चर्स, जो रिसर्चर्स है वो क्या कहते हैं? आर फाइंडिंग, उन्हें पता चलता है भाई क्या कि द प्रेजेंट इंडियन मॉनसून सिस्टम डेट्स बेक एट लीस्ट 27 मिलियन ईयर्स। कि रिसर्चर्स का कहना है कि जो भारत का जो मानसून है ना, मानसून सिस्टम जो चल रहा है वो कैसा है? वो बेक हो गया, पीछे हो गया, कितना? करीब 27 मिलियन ईयर, इतने पीछे चल रहा है। कहाँ की मतलब अशुद्धियां या वहां की चीजों को, वहां की जो मिट्टी या जो कुछ भी है सेडिमेंट है, वहां उसको एनालिसिस करने के बाद उनको ये पता चल रहा है कि 27 मिलियन ईयर्स हम पीछे हो चुके हैं मानसून को लेकर। तो देखिए अगर पीछे हो चुके हैं तो काम खत्म हो चुका है ये, और काम जो कंप्लीट होता है, जो खत्म हो जाता है, यानी फिनिश वर्क जो होता है, फिनिश्ड वर्क, या फिर जो कंप्लीटेड होता है ना, यानी कंप्लीटेड वर्क। ये जो कंप्लीटेड वर्क है इसको बताने की बेटा 2 स्थिति होती है। या तो आप इसको V2 से बताते हैं, V2 मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस से, या फिर परफेक्ट टेंस से बताते हैं, यानी कि हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से। अब ये रिसर्चर्स ने कहा ना कि हम 27 मिलियन ईयर्स जो है हम पीछे हो चुके हैं, और यहाँ वर्ब देखिए डेट्स,
बेक, तो ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बता रहा, तो इंडेफिनिट तो किसी कीमत पे नहीं होना चाहिए। यहाँ पर होना क्या चाहिए, परफेक्ट होना था, यानी कि सिस्टम हैज, है ना, हैज डेटेड बेक, है ना, हैज आना था ऊपर, तो ये हमारा यहाँ पर गलत होगा। अब देखते हैं इसमें कहाँ आएगा, कि ऑप्शन ए विल बी द रॉन्ग आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, यानी ए जो है इसका एरर फाइंडिंग में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेंटेंस कैन बी कंबाइंड इनटू द बेटर सेंटेंस। भाई इन दोनों सेंटेंस को जो है एक साथ जोड़ देना है, और चूज द ऑप्शन दैट कंबाइंस द टू सेंटेंसेस विद बेस्ट विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, और अर्थ भी नहीं बदले, ऐसा करके हमें इसको बताना है। देखिए पहला सेंटेंस क्या कहता है, ही डिड नॉट लाई एग्जैक्टली, कि भाई उसने पूरी तरह से झूठ नहीं बोला, है ना। और फिर आगे सेंटेंस बोला कि ही एग्जेगरेटेड अ बिट। एग्जेगरेटेड का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर बात करना, यानी कि अतिशयोक्ति बात, रूपपूर्ण बात करना। कैसी बात करना, अतिशयोक्ति पूर्ण बातें करना, दैट इज कॉल्ड एग्जेगरेट। ओके, अब बढ़ा चढ़ा मतलब उसने झूठ तो नहीं बोला, पर बातों को थोड़ा बढ़ाकर बात की, है ना, अतिशयोक्तिपूर्ण बात की। अभी कौन सा सेंटेंस इसके लिए सही होगा, देखिए, ही डिड नॉट लाइक, उसने झूठ नहीं बोला, सो इसलिए ही एग्जेगरेटेड, उसने बातों को बढ़ाया। फिर अगला है ही डिड नॉट लाई, उसने झूठ तो नहीं बोला, बट ही एग्जेगरेटेड अ बिट, परंतु उसने थोड़ी बात को बढ़ा दी। ही डिड नॉट लाई, नीदर डिड ही एग्जागरेट, अब नीदर है तो यहां नॉर आना था, है ना, यहां नॉट नहीं आना था। ही डिड नॉट लाई एंड एग्जागरेटेड ए बीट, यहां कह रहा है कि एंड लगाकर उसको डायरेक्ट बता दिया गया। अब इसमें आएगा क्या, देखिए उसने एग्जागरेटेड किया है, ही डिड नॉट लाई, उसने झूठ नहीं बोला, लेकिन उसने बातों में अतिशयोक्तिपूर्ण बातें की है। पहले इसको क्लियर करते हैं, फिर अपन ऑप्शन पे करते हैं। तो इसका जो ऑप्शन बी है ना बेटा, ये एक्यूरेट हो रहा है। देखिए उसने झूठ बोला इसलिए वो बात बढ़ा रहा है, नहीं, ये कोई मतलब लॉजिक नहीं हुआ इसके अर्थ में। इसको देखिए, ही डिड नॉट लाई नाइदर डिड ही एग्जेगरेट, तो इसमें भी जो ग्रामेटिकल भी मिस्टेक है, और दूसरी बात ये सेंटेंस ऐसा कोई अर्थ ही नहीं दे रहा है। ही डिड नॉट लाई एंड एग्जेगरेटेड अ बीट, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होने की वजह से यहाँ एंड से ये काम नहीं चलेगा, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी नहीं आएगा। तो ऑप्शन कौन सा आ रहा है, ऑप्शन आ रहा है हमारा बी, द ऑप्शन विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए भाई, तो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। फिल इन द ब्लैंक्स कैसे करेंगे, ध्यान से समझेंगे बेटा, बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। अच्छा देखिए, थोड़ा सा अगर आप जो लिखा हुआ जो पैराग्राफ होता है ना, उसको अगर थोड़ा सा फोकस करेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि वो बातें किस टॉपिक पर बात हो रही है, किस चीज को लेकर बात की जा रही है, ताकि आप उसको समझ सके और उससे रिलेटेड आप जो शब्द है उसको आप उसमें मतलब फिल कर सके। अब देखिए सबसे पहले एक चीज और है बेटा, आप एलिमिनेट करना भी सीखे। एलिमिनेट रूल्स क्या है, एलिमिनेटेड टेक्निक क्या है भाई, एलिमिनेटेड का मतलब है जो नहीं है ना पहले उसको कैंसिल कर दो। तो क्या होता है, आपके पास ऑप्शन कम हो जाते हैं, और ऑप्शन कम हुआ तो किसी भी चीज को सेलेक्ट करना थोड़ा सा आसान हो जाता है, ठीक है ना। तो देखिए क्या कह रहा है कि जनरली वुमेन टेक पार्ट, की महिलाएं जो है हिस्सा लेती इन द लेबर फोर्स, मतलब भाई लेबर फोर्स मतलब जैसे काम वगैरह करने में लेबर फोर्स में जो है वुमन वो भी हिस्सा लेती है एट अ वेरी हाई रेट, बड़े स्तर पर, इन पुअर रूरल कंट्रीज, यानी कि जो क्षेत्र जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो गरीबी है, वहां पर महिलाएं ज्यादा मजदूरी का काम करती है। बट लेकिन एज कंट्रीज इंडस्ट्रियलाइज, मतलब भाई औद्योगिक रूप से अगर बात करें, एंड शिफ्ट टुवर्ड्स द मिडिल क्लास, और मिडिल क्लास के लोगों की बात करें तो द पार्टिसिपेशन रेट, वो जो पार्टिसिपेशन रेट है वो कम हो जाता है। देखिए गरीब आदमी के घर की बात एक खास बात होती है। देखिए ये जो एक पुअर की फैमिली है और एक मिडिल क्लास की फैमिली है, एक मिडिल क्लास की फैमिली और एक रिच क्लास की फैमिली है। देखिए पुअर क्या करता है, यहाँ पर आदमी भी कमाता है, औरत भी कमाती है, इसके बच्चे हैं ना उनको भी वो काम पर भेज देता है, ये पुअर की बात है। अच्छा रीच क्या करता है, यहाँ आदमी तो कमाता ही कमाता है, जेंट्स यहाँ पर काम करने जाती है, प्लस इनके यहाँ महिला है, ये भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है और ये भी काम करती है। लेकिन मिडिल क्लास के लोगों की एक खास बात होती है बेटा, अब क्या खास बात होती है भाई, ये बड़े संकोची टाइप के होते हैं, ये बहुत आगे पीछे सोचते करे नहीं करे, करे नहीं करे, हमेशा ना बेटा डिलेमा में पड़े रहते हैं। ये डिसीजन लेने का जो पावर है ना, वो मिडिल क्लास फैमिली के पास थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि ये अच्छा भी देख रहे होते हैं और बुरा भी देख रहे होते हैं। इनको ना गरीबी भी पता होती है और इनको थोड़ी सी अमीरी भी पता होती है, और इनको लगता है कि महिलाओं का बाहर निकलना इनके लिए थोड़ा सा मतलब सुरक्षित नहीं है। तो इसलिए ये जो महिलाओं की जो संख्या ना, यहाँ पर पुरुष तो ज्यादा चले जाते हैं, परंतु जो महिला है ना वो कम ही आगे निकल पाती है। बहुत कम महिला है जो मिडिल क्लास में काम करने जाती है। उनका काम सबसे ज्यादा, अगर आपको हाउस वाइफ अगर आपको मिलती है, हाउस वाइफ्स, है ना, वैसे हाउस वाइफ्स नहीं बोलना चाहिए, हमें बोलना चाहिए इनको होम मेकर बोलना चाहिए।
है ना। तो जो होम मेकर है, जितनी भी सबसे ज्यादा आपको होम मेकर से मिलेगी, तो कहाँ मिलेगी आपको? मिडिल क्लास में मिलेगी। बाकी वर्किंग वुमन आपको पुअर फैमिली में भी मिलेगी और रिच फैमिली में भी मिलेगी। मतलब कंधे से कंधे मिलाकर चलने का काम रिच फैमिली में भी करते हैं, और पुरुष से कंधे मिलाने का काम महिलाएं जो है पुअर में भी करती है। लेकिन मिडिल क्लास फैमिली थोड़ी सी संकोची होती है, वो ज्यादातर यहाँ महिलाएं जो है कैसी होती है, वो होम मेकर बनकर रह जाती है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि पार्टिसिपेशन जो रेट है मिडिल क्लास फैमिली का, वो कैसा है वो। अब बताओ आपके हिसाब से क्या होगा अगर हम इसको ब्लैंक ए में से देखते कि ए में से देखते क्या आता है। तो देखिए, क्या डिक्लाइंस होगा? डिक्लाइंस यानी कम होना। डिटेरियोरेट्स होगा, मतलब डिटेरियोरेट्स का मतलब तो होता है बर्बाद करना ना, नष्ट करना। तो नष्ट तो नहीं हो रहा होगा, कुछ तो करती है मिडिल क्लास महिलाएं भी करती है, लेकिन कम करती है। कम डाउन, है ना। कम डाउन तो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि रेट की बात है, तो इसमें एस लगा रहता ना बेटा, कम से डाउन तो हो सकता था। चलो फॉल्स डाउन यानी कि ये भी नहीं आएगा, फॉल्स इनटू, सॉरी फॉल्स इनटू, है ना। तो एक्चुअल में वो कम हो रही है, और कम होने के लिए हम क्या बताते हैं बेटा? डिक्लाइन वर्ब का यूज करते हैं। तो यहां पर पहले वाले में ना हमारा जो है ए आ जाएगा, डिक्लाइन। ठीक है, अब आगे बढ़े कि वेन कंट्रीज बिकम रिच, कि जब देश जो है वो कैसा होता है, वो अमीर बनता है। एंड हैव इनफ मनी टू स्पेंड, और उसके पास पैसा पर्याप्त होता है किस चीज के लिए? खर्च करने के लिए। कहाँ पर? ऑन वुमेन्स एजुकेशन, महिलाओं की शिक्षा पर वो खर्च करे। वुमेन टेंड टू एंटर लेबर फोर्स, तो फिर महिलाएं जो है ना उनकी आदत बन जाए। टेंड टू का मतलब होता है आदत बन जाना किसी चीज का। वो आदत बन जाती है किस चीज का? एंटर करती है, प्रवेश करती है लेबर फोर्स में, काम करने के लिए वो भी आगे आती है इन ह्यूज नंबर, बड़े पैमाने पे। फॉर हाई पेड अपॉर्चुनिटी, अगर उनको जो अपॉर्चुनिटी वो कैसी मिले, वो थोड़ा सा उनका जो पेमेंट है वो जब ज्यादा हो तब बाहर निकल कर आती है ना। ये बोले यार पैसा ज्यादा है तो काम कर लेते हैं, है ना। एज अ रिजल्ट, इस परिणाम स्वरूप अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक ग्रोथ इन अ कंट्री गोज हैंड इन हैंड विद इकोनॉमिक, यहाँ ब्लैंक दे दिया, ऑफ वुमन। अब वुमन के लिए क्या हो रहा है? देखिए वुमन के क्या रिफॉर्म हो रहा है? रिफॉर्म मतलब उसको बनाना, महिलाओं को बनाया थोड़ी नहीं जाएगा। उनकी कंडीशन क्या हो रही? कुछ नहीं, स्टेट कुछ नहीं हो रही, एक्चुअल में उसमें एम्पावरमेंट हो रहा है। सुना होगा आपका, वुमन एम्पावरमेंट मतलब सशक्तिकरण हो जाता है ना। तो यहां पर जो है बी ऑप्शन यहाँ का सही हो गया। कहाँ का? सेकंड वाले ब्लैंक्स में, यहाँ पर बी। तो अब देखिए जहां पर भी ए ऑप्शन और बी ऑप्शन है, पहले इसको क्लियर कर दूं क्या? चलिए पहले इसको क्लियर करते हैं। जिस भी ऑप्शन में आपको पहले ए और फिर बाद में बी मिल जाए वो आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कौन सा है भाई? ये सी। ये देखिए ये हमारा आंसर हो गया, ए एंड बी। इसमें जैसे ए और बी, जिसमें अब ए नहीं है वो एलिमिनेट कर दिए, दो तो होगा नहीं, अब हमको इन दोनों में से चयन करना था, है ना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 बहुत बढ़िया था बेटा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपकी इंग्लिश को भी एनहेंस करने के लिए काफी अच्छा है। किसी ऐसे वगैरह को लिखना है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, अगर ऐसे लिखना चाहे तो आप उसमें ये जैसा का वैसा पैराग्राफ आप लिख देंगे ना, तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज क्वेश्चन नंबर 7, कंप्लीट द गिवन सेंटेंस बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स विथ द मोस्ट एप्रोप्रिएट पेयर ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। देखिए मैंने कहा था पहले अपने को करना क्या चाहिए, सबसे पहले ना एलिमिनेट करना सीखते हैं। तो पहले एलिमिनेट करना सीखते हैं। देखिए कह रहा है कि दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ना, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज लाइकली टू, इसकी संभावना है क्या? कि थ्रो ओपन, की खुल जाएगा। फिर ब्लैंक दिया है फोर्थ रनवे ऑफ ऑपरेशंस इन सितंबर, फिर ब्लैंक दिया, फिर ईयर। देखिए अगर वो सितंबर में खुल रहा है, इन सितंबर, इसका मतलब साफ है कि वो बात यहां पर कौन से टेंस की हो रही है? अगर बात देखें तो ये इज, और इसमें लाइकली लग गया है ना, होने वाला है कोई काम। कोई काम इज टू, इसके साथ में लाइकली लग गया, मतलब संभावना है। लाइकली से हम क्या दर्शाते हैं बेटा? लाइकली से दर्शाते हैं हम संभावना है, कि कोई काम है उसके होने की संभावना है। अगर वो संभावना है तो भले ही सेंटेंस हमारा इज में दिख रहा है, लेकिन काम तो फ्यूचर में होगा। काम होगा फ्यूचर में। अगर फ्यूचर में काम होगा तो क्या बेटा, अब इस बात को समझिए कि इसमें शब्द कौन सा आएगा। अब जैसे हम इसका पहला शब्द ना देखकर हम पहले दूसरे शब्द को कोशिश करते हैं यहां पर, कि ईयर के पहले, कि फास्ट ईयर आएगा क्या, या दिस ईयर आएगा क्या, या फिर प्रीवियस। देखिए प्रीवियस क्या होता है पहले तो इसको समझते हैं, पहले इसको मैं क्लियर करता हूं, है ना, फिर आपको समझाता हूं। थोड़ा सा ध्यान देना बेटा, अगर प्रीवियस क्या होता है भाई, पहले तो इसको समझो। प्रीवियस मतलब पहले का। तो अगर ये पहले का है तो ये तो बीता हुआ है ना, तो पास्ट के लिए यूज किया जाता है। और हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आने वाले साल की। और क्यों कर रहे हैं आने वाले साल की? कैसे पता चला? ये इज से पता चल रहा है बेटा, इज टू से, है ना। किससे पता चल रहा है? ये यहां से देखिए, ये इज टू मतलब काम होने वाला है, भविष्य में, प्लानिंग, काम, संभावना है। और संभावना हमेशा फ्यूचर में होती है, वर्तमान में तो संभावना हो नहीं सकती, और पास्ट में भी संभावना नहीं हो सकती। तो लाइकली टू क्या कर रहा है यहाँ पर? फ्यूचर की संभावना दर्शा रहा है। तो यहाँ पर फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो क्या प्रीवियस अब आएगा? तो बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि प्रीवियस से तो हम पहले की बात करते हैं ना, बीते हुए समय की बात करते हैं। क्या दैट आएगा? याद रखिएगा बेटा, एक दिस होता है और एक दैट होता है।
तो दिस हमेशा बेटा ये प्रेजेंट में लगाइए आप, और दैट जो है वो पास्ट में लगाइए, है ना। तो पास्ट समय के लिए दैट आता है, यहाँ पर हम बात फ्यूचर की कर रहे थे, मतलब यहाँ पर भी दैट तो नहीं आएगा। तो मतलब हमें पता हो गया ये दो तो हो गए कैंसिल। अच्छा, ये तीसरा भी हो गया कैंसिल, क्योंकि फास्ट ईयर क्या होता है, कुछ नहीं होता भाई फास्ट ईयर, है ना। अब बात कर रहे हैं बच्चा एक आएगा तो यही आएगा। अब और देखिए यहां पर क्या आ गया, दिस। अब बोले भाई पहले इट्स आएगा, इसका क्या कारण है, देखो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये क्या है, एक वचन है, और साथ ही साथ क्या है, क्या ये मतलब आप बताइए मेल है कि फीमेल है ना। मेल होता तो ही लगाते, फीमेल होता तो सी लगाते, लेकिन एक्चुअल में है क्या, इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो इट है बेटा, है ना। वो नॉन लिविंग थिंग्स है, तो इसके साथ हमने क्या लगाएंगे, इट। और इट के लिए अगर हम बात करें पजेसिव केस का, तो क्या होता है इसका, इट्स आता है। ठीक, तो यहां पर मिल गया पहला। अब पूरा सेंटेंस हम पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। यहां आ जाएगा बेटा इट्स, कि दिल्ली का दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज लाइकली टू थ्रो ओपन इट्स फोर्थ रनवे फॉर ऑपरेशन इन सितंबर ऑफ दिस ईयर, की इस साल जो है वो शुरू करने जा रहा है। बोलिए समझ में आ गया, आगे बढ़े। चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस यूजेस द मोस्ट फॉर्मल लैंग्वेज, कि भाई फॉर्मल लैंग्वेज कौन सा है इसमें। तो फॉर्मल लैंग्वेज, तो देखिए फॉर्मल लैंग्वेज एक्चुअल में क्या होता है, पहले तो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। हमने इसके पहले हर हर वीडियो में एक फॉर्मल लैंग्वेज का हमने मतलब क्वेश्चन जरूर लिया है। तो फॉर्मल लैंग्वेज के लिए क्या है, सबसे पहली चीज, या तो क्या होना चाहिए, वो पैसिव में होना चाहिए, या तो उसमें मे होना चाहिए, या तो उसमें कुड होना चाहिए, या तो उसमें वुड होना चाहिए, है ना। या फिर जैसे प्लीज वगैरह, ऐसे प्लीज, काइंडली, ऐसे शब्द आना चाहिए, या तो उसमें रिक्वेस्ट ऐसे शब्द हो, तो ऐसे, या फिर हम्बल, इस टाइप के चीजें अगर हो जिसमें पोलाइटनेस दिखाई दे, क्या दिखाई दे बेटा, पोलाइट, सॉरी इसको मैं इधर लिख लेता हूँ, पोलाइटनेस, क्या दिखाई दे, पोलाइटनेस यानी नम्रता दिखाई दे। आप चलते फिरते किसी से बात करते हैं ना, ऐसी बात आप नहीं कर सकते, तो समझिए कि वो क्या है बेटा, वो आपका सेंटेंस जो है फॉर्मल लैंग्वेज है। अगर इनफॉर्मल है तो आप अपने दोस्तों के साथ, परिवार में, भाई बहनों के साथ जो बातें करते हो, कैसे करते हैं, इनफॉर्मल वे में बात करते हैं। लेकिन जब भी फॉर्मल वे में हम बात करेंगे तो हमें शब्दों को, सेंटेंस को बहुत ही सही तरीके से यूज करना पड़ेगा। अब पहले सेंटेंस को देखते हैं कि इट हैड बीन रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स व्हेन वी रिटर्न। ये देखिए यार बारिश हो रही थी यार, बोले बहुत ही तेज बारिश हो रही थी जब हम वापस आए। तो कहीं से कहीं तक ये ऑफिशियल बात नहीं हो रही है, ये नॉर्मल कोई घर की बात हो रही है, मतलब ये हमारा फॉर्मल लैंग्वेज का सेंटेंस नहीं हो सकता। आगे देखिए कि विद द पॉपुलरिटी ऑफ द इंटरनेट, यानी इंटरनेट की प्रसिद्धि के कारण, है ना, एवरी वन इनटू DIY, देखिए डाई प्रोजेक्ट्स नाउ, अब प्रोजेक्ट्स कर रहा है, सब लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो इसमें सब लोग की, एवरीवन की बात हो रही है ना, इसमें कोई ऑफिशियल बात नहीं निकल रही है। आगे देखते हैं कि आई एम्प्लॉयड ए लॉट ऑफ अनकन्वेंशियल मेथड्स फॉर द रिसर्च, ये अपनी पर्सनल बात हो रही है, मैं कर रहा हूं। जब भी बात मैं पर आए, यानी मैं लेकर अगर बात करें तो बेटा फॉर्मल नहीं हो सकता, है ना। कभी भी ये नहीं हो सकता कि मैं, है ना, मैंने किया, जैसे आई एम्प्लॉयड, तो इसको मतलब मैंने किया भाई, है ना। तो ऐसा ये जो है वो नहीं हो सकता। फॉर्मल में अक्सर क्या होता है कि द गवर्नमेंट विल डू एवरीथिंग इट कैन सपोर्ट द इनिशिएटिव, मतलब पहल जो होगी उसको ये सपोर्ट कर सकता है। देखिए बात बता रहे कि सपोर्ट कर सकता है भाई, है ना। गवर्नमेंट विल डू एवरीथिंग, सरकार सब करेंगी, और ये जो काम है ये किसी चीज को पहल करने में मदद कर सकता है। तो सपोर्ट करना, मदद करना, हेल्प करना, है ना। देखिए सपोर्ट, हेल्प, ये सब क्या होता है, ये ऑफिशियल बात होती है बेटा, ये एच है बेटा, है ना। ये सब ऑफिशियल बात होती है, तो ऐसे शब्द जहां मिले वो क्या कहलाते हैं, और हमारा मतलब फॉर्मल लैंग्वेज कहलाता है। तो ऐसी फॉर्मल चीजों के लिए बेटा हम फॉर्मल लैंग्वेज के लिए जो सेंटेंस है, वो सेंटेंस जो है वो डी को मानेंगे। ऑप्शन नंबर डी विल बी द सेंटेंस फॉर मतलब फॉर्मल लैंग्वेज। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए ये भी बहुत प्यारा सब, मतलब बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। बेटा एक बात बताऊं आपको, आपको ना बेसिक चीजें आपको बहुत अच्छे से बननी चाहिए। और बेसिक चीजें क्या होती है पहले तो इसको समझो। बेसिक लोगों को लगता है कि बहुत सरल चीज होती है। बेटा एक बात बताऊं, एक बच्चे के लिए अगर देखा जाए जो कक्षा पहली में है, उसके लिए 0 से 9 तक के संख्या लिखना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये इतना कठिन काम है ना बेटा कि हद से ज्यादा। लेकिन एक 10वीं क्लास के बच्चे को अगर 0 से 9 तक अगर एक नंबर लिखने के लिए बोला जाए तो उसको बहुत मजाक लगेगा। एक बात बताऊं बेटा आपको, ध्यान समझिएगा, आप दुनिया की कितनी भी बड़ी संख्या लिख लीजिए, लेकिन क्या इस 0 से लेकर 9, इससे बाहर की कोई संख्या आती है क्या, बिल्कुल नहीं आती है। जो कुछ आता है तो 0 से लेकर 9, मतलब जो भी दुनिया में एडवांस चीज होती है ना, जो भी दुनिया में एडवांस होता है, वो एडवांस एक्चुअल में होता क्या है, ये बहुत सारे बेसिक होते हैं।
बेसिक प्लस बेसिक प्लस बेसिक प्लस बेसिक करते जाओ तो ये एडवांस हो जाता है। भाई पसंद है, एडवांस का मतलब क्या है, बहुत सारा बेसिक। तो आपका जितना बेसिक स्ट्रांग होगा आपका एडवांस उतना स्ट्रांग होगा। बहुत सारे बेसिक, बेसिक प्लस बेसिक प्लस बेसिक प्लस बेसिक इज इक्वल टू एडवांस। यानी अगर आपको एडवांस बनाना है तो आपको ना बेटा कुछ कुल मिलाकर आपको बेसिक चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। तो मैंने कहा भाई एडवांस चीज कैसे होती है, तो एडवांस का मतलब होता है बेसिक प्लस बेसिक, है ना। यानी अगर एक बात कहा कि एवरीथिंग, इस बात को देखो समझो, ये एवरीथिंग का मतलब क्या होता है। ये एवरीथिंग हमें बताना क्या चाह रहा है, एवरीथिंग एक्चुअल में हमें बताना चाह रहा है कि कुछ समथिंग था, है ना, फिर उसमें कुछ समथिंग और जुड़ गया, फिर उसमें समथिंग कुछ और जुड़ गया और जुड़ गया और जुड़ गया, ऐसे समथिंग 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 बहुत सारा समथिंग जब हुआ तो एवरीथिंग बन गया। तो एडवांस भी ठीक उसी प्रकार है, बेसिक 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 ऐसा ढेर सारा बेसिक हुआ तो वो एडवांस हो गया। और जैसी एवरीथिंग कैसे बना, तो समथिंग 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 जब ढेर सारा समथिंग हो गया तो एवरीथिंग बन गया। ओके, तो बात को मैं कहना क्या चाह रहा हूं इसके पीछे एक ही बात है कि अगर आपको बड़े पैमाने पर अगर काम करना है तो बेटा आपको ना बेसिक थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको बेसिक की जरूरत पड़ती है। चलिए पहले तो क्वेश्चन की बात करते हैं। मैं क्यों बेसिक की बात कर रहा था इस क्वेश्चन में आपको समझ में आएगा। कह रहे कि द एक्सचेंज प्रोग्राम एंड इंटरनेशनल एक्सपोजर हैव, और यहां ब्लैंक दिया हुआ है, स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव, यानी इसका जो पर्सपेक्टिव का मतलब जो स्टूडेंट का जो दृष्टिकोण है, स्टूडेंट का जो दृष्टिकोण है, मतलब कैसे बदलता है, किसी का दृष्टिकोण बढ़ेगा कम होगा। कह रहे हैं कि एक्सचेंज प्रोग्राम, यानी प्रोग्राम जो है वो एक्सचेंज होते रहे, कैसे, एंड इंटरनेशनल एक्सपोजर, और इंटरनेशनल लेवल पे कोई चीज अनावरण या उसको वहां तक पहुंचाया जाए कार्यक्रम को, तो है इससे क्या होगा, उनका बढ़ेगा कि घटेगा दृष्टिकोण। भाई एक बात बताओ, एक बच्चा है ग्रामीण क्षेत्र में बैठा हुआ है, इस बच्चे को तो सिर्फ इस ग्रामीण क्षेत्र से बाहर की बात पता ही नहीं, मतलब एक कुएं का मेंढक हो गया। लेकिन इस बच्चे को थोड़ा सा बड़े शहर में ले जाओ, अब क्या हुआ, ये बच्चे को गांव का भी पता है और शहर का भी पता है। इसको थोड़ा सा महानगर में ले जाओ तो अब इस बच्चे को गांव का भी पता है, शहर का पता है, महानगर का पता है। अगर इसको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लेकर चले गए तो फिर क्या होगा, इसकी जो दृष्टिकोण है वो बढ़ने लगेगा। याद रखना बेटा, हम जितने लोगों से मिलते हैं हमारा दृष्टिकोण उतना स्ट्रांग होते जाता है, उतने प्रकार का होते जाता है। तो इस दृष्टिकोण को ऐसा करने से बढ़ेगा कि घटेगा। अगर उसको इंटरनेशनल लेवल पर अगर उसको उपलब्धियां या प्रोग्राम या कुछ चीजें उसको प्रदान की जा रही है, जानकारी दी जा रही है, तो डेफिनेटली उसका जो दृष्टिकोण है वो सुधार होगा, वो विस्तृत होगा, है ना। तो हमें यहाँ पर ऐसी वर्ब लगानी पड़ेगी जो विस्तृत से रिलेटेड हो। तो कौन सी चीज विस्तृत से रिलेटेड है, देखिए ब्रोडन। ब्रोड का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझ लीजिए, ये ब्रोड का मतलब क्या होता है, विशाल, या फिर आप इसको चौड़ा भी बोल सकते हैं, है ना। जैसे जो रोड है, ये लंबाई हो गई, ये क्या होगी, रोड, देखिए मैं फिर से बनाता हूँ यार, है ना, थोड़ा आराम से इसको करते हैं ताकि आपको समझ में आए। मान लीजिए कि ये रोड है एक, हाँ, ये रोड है, तो ये जो है ये क्या है, ये है बेटा इसकी लेंथ, क्या है ये लेंथ है। और ये जो है, ये वाला जो भाग है ऐसा, है ना, इसको बोलते हैं हम ब्रॉड, या फिर मतलब ये कितना चौड़ा है, वैसे तो इसको विड्थ बोलते हैं, है ना, विड्थ बोलते हैं। विड्थ किससे बना है, हाइट से। तो ये जो ब्रोड है, ब्रोड क्या है बेटा, एक्चुअल में एक एडजेक्टिव है। बोले यहां तक तो समझ में आ गया होगा आपको, चलिए आगे समझते हैं। तो ये जो ब्रोड है ये एडजेक्टिव है, और इसमें जब आप ई एन लगाते हैं तो बेटा ये वर्ब बन जाता है। इसका मतलब होता है विशाल करना, बड़ा बनाना, चौड़ा करना, चौड़ीकरण, है ना। तो ब्रॉडन, बोलो समझ में आया। तो ये तो आ सकता है। वीकेंड, वीक मतलब क्या होता है, ये तो देखिए, वीक मतलब होता है कमजोर, है ना। इसमें ई एन लगा दिया तो ये वर्ब बन गया कमजोर बनाना, और इसमें ईडी फिर से लगा दिया तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बन जाती है। तो ये वीक यानी कम तो हो नहीं रहा है, अच्छा ब्रोड हो रहा है। चलो ये तीनों में अब हमारा फोकस हो रहा है कि तीनों में से कोई एक आएगा। अब बताइए यहाँ पर है हैव, आपको पता होगा ना, ये हैज और हैव होता है, इसके बाद क्या आता है, इसके बाद हमेशा आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो हमें थर्ड फॉर्म को यूज करना, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये तो आएगा नहीं, एडजेक्टिव तो आएगा नहीं, और ब्रोडेंड मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी, है ना, ऑप्शन नंबर डी विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। द एक्सचेंज प्रोग्राम एंड इंटरनेशनल एक्सपोजर हैव ब्रोडन्ड स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव। ओके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से समझिएगा बेटा, कि द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेंटेंसेस कैन बी कंबाइंड इनटू द बेटर सेंटेंस। भाई दो ग्रुप दिया है, मतलब एक ग्रुप में दो सेंटेंस दिए हैं, इनको जोड़कर एक सेंटेंस बनाना है। चूज द ऑप्शन दैट कंबाइंस द टू सेंटेंसेस बेस्ड विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। तो बिना अर्थ को बदले आपको इसमें दो सेंटेंस को एक कर देना है। तो चलिए करते हैं भाई, पहले तो सेंटेंस समझ लो। कह रहा है कि ही सोल्ड द फैमिली हैवलूम। एयरलूम का मतलब क्या होता है, एयरलूम का मतलब होता है बेटा संपत्ति,
या विरासत में जो मिलती है ना संपत्ति, विरासत, विरासत में मिलने वाली संपत्ति क्या कहलाती है? एयर। अब ये कैसे बना देखो, एयर, एयर मतलब क्या होता है? वारिस होता है ना, ये वाला एयर, एयर का मतलब वारिस, और वारिसी को जो संपत्ति मिलेगी तो कहलाता है एयरलूम। तो एयरलूम, एयरलूम है ना, एयरलूम। ही सोल्ड द फैमिली एयरलूम फॉर द मीगर सम। मीगर का मतलब होता है सूक्ष्म, छोटा सा, अल्प मात्रा में, है ना, क्या होता है? अल्प। ही वॉज नॉट जस्टिफाइड इन डूइंग सो, कि उसने ऐसा क्यों किया, वो जस्टिफाई नहीं कर पाया ना, या वो सही न्याय संगत नहीं था, ऐसी बात बताना चाह रहे हैं। तो इसके लिए अब कौन सा सेंटेंस सही होता है इसको समझते हैं कि ही सोल्ड द फैमिली एयरलूम फॉर अ मीगर सम, ही वॉज नॉट जस्टिफाइड इन डूइंग सो, कि उसने ऐसा क्यों किया उसको जस्टिफाइड नहीं करता है। अब देखिए पहला सेंटेंस आ रहा है कि ही सोल्ड द फैमिली एयरलूम फॉर अ मीगर सम विच ही वॉज नॉट जस्टिफाइड इन डूइंग। ये भी यहां पर नहीं हो रहा क्योंकि जो बीच है ना बेटा, ये किसके लिए आ रहा है? ये इसके लिए आ रहा है मीगर सम, जबकि ये हमको बताना था एयरलूम के लिए। इस वजह से ये वाला सेंटेंस जो है अप्रोप्रिएट नहीं हो पा रहा है। सिंस ही सोल्ड द फैमिली एयरलूम फॉर मीगर सम। अब यहां चलो ठीक है, ये सिंस के बाद में V2 भी देकर इन्होंने सही कर लिया, पर कह रहा है कि ही wasn't justified in doing so, लेकिन इसके बाद यहाँ परफेक्ट टेंस आना था, है ना, सिंस लगा तो फिर सेकंड सेंटेंस होगा परफेक्ट होगा या परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, तो ये सेंटेंस भी हमारे यहाँ पर सेट नहीं हुआ। नेक्स्ट है कि नॉट बीइंग जस्टिफाइड इन डूइंग सो ही सोल्ड द फैमिली एयरलूम फॉर अ मीगर सम। देखिए ये भी गलत है, क्यों गलत है इसको समझिए कि नॉट बीइंग, यहाँ पे नॉट बीइंग जस्टिफाइड इन डूइंग, भाई ये करने के बाद जस्टिफाई मतलब थोड़ी ना बेचा था, यहाँ पर क्या हो गया, नॉट बीइंग जस्टिफाइड मतलब ऐसा होकर फिर उसने क्या किया, एयरलूम को सोल्ड किया, तो ये उल्टा हो गया ना, इसने एयरलूम सोल्ड किया उसके बाद जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा उसको, इसलिए सेंटेंस भी गलत हो गया। ही वाज नॉट जस्टिफाइड इन सेलिंग द फैमिली एयरलूम फॉर अ मीगर सम। एक छोटी सी मात्रा के लिए उसने अपनी विरासत को मतलब सेलिंग द फैमिली, परिवार की विरासत को बेच दिया, ये इस बात का जस्टिफाई वो नहीं कर पाया, है ना। तो हमारा इसके लिए भी जो ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बेटा? ऑप्शन नंबर डी विल बी द आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 11, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान समझेंगे। द फॉलोइंग सेंटेंस कैन बी रीड्राफ्टेड टू मेक अ रीड बेटर, यानी कि इसको फिर वही करना है, इसको रीड्राफ्ट करना है। चूज द सेंटेंस दैट इज बेस्ट आंसर, और इसमें से जो बेस्ट आंसर होगा उसको चूज करना है। तो देखिए क्या होगा, आई हैव बीन अ काउंसलर फॉर 5 ईयर्स, मतलब मैं रहा हूं 5 सालों से काउंसलर रहा, बट लेकिन आई कैन से आई लर्न सो मच मोर, परंतु मुझे एक बात सीखने को जो मिली है सबसे ज्यादा, फ्रॉम माई इंटरेक्शन विद क्लाइंट्स, क्लाइंट के साथ जो इंटरेक्शन हुआ ना, इससे मुझे ज्यादा सीखने को मिल गया है। देन द थ्योरीज आई रीड इन बुक्स, जो कि थ्योरी मैंने किताबों में पढ़ी थी, उससे ज्यादा तो मैं अपने क्लाइंट से मिल मिलकर मैंने चीजों को सीख लिया। वो काउंसलर था भाई, जब काउंसलिंग करता था लोगों के साथ बैठकर, तो वो कैसे करता था, उसने चीजें सीखी थी। और सीखने के लिए आदमी क्या करता है, सीखने के कई रास्ते होते हैं बेटा, है ना। सीखने का वैसे वैसे देखा जाए तो सिर्फ 2 रास्ते हैं हमारे पास। एक तो है रीडिंग बुक्स, किताबों को पढ़ो, है ना। एक तो किताबों को पढ़ो, या तो फिर सीधी सी बात है रीडिंग पीपल, रीडिंग द पीपल, या फिर लोगों को ही पढ़ना चालू कर दो। क्या लगता है आपको, रीडिंग बुक ज्यादा महत्वपूर्ण है या फिर रीडिंग द पीपल ज्यादा महत्वपूर्ण है? जिसने बुक बनाई होगी ना बेटा, उसमें उसने अपने अनुभव डालेंगे, और वो अनुभव कैसे डाले, वो रीडिंग द पीपल करके ही डालेंगे। मतलब पीपल को जानने के बाद ही किताब लिखी गई है, किताब लिखकर पीपल को नहीं जाना जाता, है ना। ये तो मतलब ये तो किसी के द्वारा जानी गई, उसके साथ जो घटनाएं घटी उसके अनुसार रीडिंग बुक है। लेकिन जब लोगों के साथ खुद ही प्रैक्टिकल कर लो, देखिए थ्योरी एक अलग चीज होती है और प्रैक्टिकल एक अलग चीज होती है। एक छोटी सी बात बताता हूँ, मेरे टीचर ने मुझे एक बार बताया था कि आपको अगर गधे की और घोड़े की, डंकी और हॉर्स, इन दोनों के अगर लुक्स बताए जाए कि इनका अपीयरेंस कैसा है, कि ये दिखते कैसे हैं, तो बेटा आप मार्केट जाके ना गधे में और घोड़े में कोई अंतर नहीं कर पाएंगे, दोनों लगभग एक जैसे दिखते हैं। कोशिश कीजिएगा, मैं एक बात जो बता रहा हूं इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो क्या सिर्फ किताबों से डंकी और हॉर्स की परिभाषा पढ़ के आप अंतर बता पाएंगे कि डंकी कौन है और हॉर्स कौन है? मैं कहता हूं लगभग मुश्किल है बेटा, सॉरी लगभग संभव है, मुश्किल ज्यादा है, कठिन ज्यादा है, संभव नहीं है। तो जब आपको पर्सनली कोई बताया ना देख करके भैया ये गधा है और ये घोड़ा है, तब कहीं आपको समझ में आएगा कि इन दोनों में अंतर क्या होता है। तो बात यहीं पर आ रही है कि काउंसलर तो था ये 5 सालों से, लेकिन कह रहा कि जब मैं जितना मैं लोगों की काउंसलिंग करने के लिए बैठा था, किताबों से पढ़ पढ़कर चीजें सीखी थी मैंने, दुनियादारी सीखी थी। तो कैसे सीखी थी? किताबें पढ़कर, और उसके बाद मैं लोगों को
सिखाता था या बताता था। तो लेकिन मुझे जो सचमुच सीखने को मिला, जो आई लर्न मच मोर, बहुत ज्यादा जो मुझे सीखने को मिला फ्रॉम माई इंटरेक्शन विद क्लाइंट। इंटरेक्शन मतलब बातचीत करके, किससे? अपने क्लाइंट से। अब इसके लिए सेंटेंस बनाना, देखिए, सिंस बीइंग अ काउंसलर फॉर 5 years नाउ, यहाँ तो बीइंग यहां पर आना था क्या? हैविंग बीन आना था ना, हैविंग बीन अ काउंसलर फॉर 5, पर यहां पर सिंस लग गया तो सेंटेंस भी हमारा होगा नहीं। ओन बीइंग, बीइंग के पहले ओन का कोई औचित्य नहीं, काउंसलर फॉर 5 years नाउ, बट आई कैन से, यानी कि है तो अब मैं ये कह सकता हूं, है ना। तो यहां पर ये वाली स्थिति भी, यहाँ ओन बीइंग की कोई आवश्यकता नहीं थी। हैविंग बीन, चलो अभी हमने कहा ना कि हैविंग बीन आ सकता है, हमने कहा भाई डाल दिया हमने, हैविंग बीन अ काउंसलर फॉर 5 years नाउ, यहां तक तो ठीक है। आई कैन से आई हैव लर्नड much more from my interaction with clients than the theories I read in the books, है ना। ये वाला सेंटेंस हमारा लग रहा है कि बुक से जितना सीखा उससे ज्यादा तो मैं अपने क्लाइंट के साथ सीखा हूं। चलो ये तो गया, एक बच गया, उसको भी देख लें कि आफ्टर बीइंग अ काउंसलर फॉर 5 years, है ना, 5 साल तक अगर वो रहा है तो ये बीइंग नहीं आएगा ना, 5 साल तक रहा तो क्या आना चाहिए? यहां पर जैसी अनुभव उसका 5 साल का डल रहा है ना, तो हैविंग बीन आना था, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। तो पहले तो मैं इसको हटा देता हूं। अब क्वेश्चन को समझते हैं। ये वाला ऑप्शन हमारा सही है, क्यों है? ध्यान से समझिएगा। हैविंग बीन अ काउंसलर, यानी एक काउंसलर बनकर, कब तक? फॉर 5 years नाउ, आई कैन से, मैं ये कह सकता हूं कि आई हैव लर्न, मैंने सीखा है बहुत कुछ, मच मोर फ्रॉम माई इंटरेक्शंस विथ, मेरी बातचीतों से, विथ क्लाइंट्स, क्लाइंट के साथ करके, देन, उन चीजों से ज्यादा, द थ्योरीज आई रीड इन द बुक्स, जो किताबों में थ्योरी सीखी थी उससे ज्यादा मैंने प्रैक्टिकल जब लोगों से बात की ना, तब ज्यादा सीखा। तो बोलिए समझ में आया क्वेश्चन? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के बाद नंबर आता है क्वेश्चन नंबर 12 का। बेटा क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं? समझ में आ रहे हैं, नहीं समझ में आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही है आपके पास? कुछ नए अच्छे क्वेश्चन है, आप कुछ सीखना चाहते हो, कुछ नया आपके पास ऐसा कुछ डाउट्स है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में आप अपने डाउट्स को डाल सकते हैं। आने वाले वीडियोस में उस आप ही के डाउट्स के ऊपर मैं बना दूंगा, है ना, तो आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस बिलो में कंटेन एरर। फिर एरर फाइंडिंग का क्वेश्चन हमारे पास आ गया। कह रहा है कि वेन Selja will come, we will have to talk about the issue together। देखिए बेटा एक बात बताऊं, जैसे if होता है, unless होता है, until होता है ना, as long as होता है, ध्यान से समझिएगा, है ना, आफ्टर होता है, बिफोर होता है ना, और क्या होता है भाई, जैसे एक वेन होता है ना, ये सारी चीज की खास बात है। ऐसे और भी बहुत सारे हैं जो हम बाद में कर लेंगे, पर अभी आप थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कीजिए। कभी भी बेटा इनके बाद ना आप विल का यूज नहीं कर सकते, इनके ठीक बाद आप विल का यूज नहीं कर सकते। ओके, तो यूज क्या होगा? जब एक सेंटेंस अगर इसमें कोई भी एक सेंटेंस अगर विल है, तो जो वेन वाला जो सेंटेंस होगा, या फिर ये जो भी कंजक्शन वाले जितना मैंने बताया अभी, इनमें से कोई भी अगर सेंटेंस होगा, तो बेटा वो V1 होगा, यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा, और जो विल है वो फ्यूचर टेंस वाला दूसरा वाक्य होगा, फ्यूचर में होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान से समझेंगे। अब देखिए यहां पर ये आ गया वेन, है ना, यहां विल आ गया, और फिर ये देखिए यहां पर भी विल आ गया। याद रखना कभी भी कोई कंजक्शन से अगर कोई सेंटेंस जुड़ा हुआ है, मैंने बोला कि कंजक्शन से अगर कोई भी सेंटेंस जुड़ा हुआ है, तो ये दोनों तरफ क्या होते हैं बेटा? क्लॉज होते हैं, है ना, और इधर भी एक क्लॉज होगा। तो एक कंजक्शन के ठीक बाद जो सेंटेंस होगा वो कभी भी विल नहीं होगा, ये वाला विल हो सकता है। हाँ तो विल हो सकता है, लेकिन बाद वाले कंजक्शन के बाद वाले सेंटेंस में कभी भी विल नहीं होगा, नेवर, कभी नहीं होगा। इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए कि मैंने क्या बोला, कभी नहीं होगा भाई, है ना। तो इस स्थिति में याद रखिएगा कि यहां का जो विल है ये तो सही है, लेकिन वेन कंजक्शन के बाद का जो विल है वो ये वाला, ये गलत है। अब जहां पर भी ये विल दिखे वो वाला ऑप्शन हमारा एरर हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट किसे नहीं, फर्स्ट पार्ट नहीं है, कौन सा आएगा? सी वेन सालजा विल कम, है ना, ये विल नहीं होगा, यहाँ पर कम्स, वेन सैलजा विल कम्स, है ना। तो ये क्वेश्चन सही हो जाएगा कि जब सैलजा आएगी वी विल हैव टू टॉक अबाउट द इश्यू टुगेदर, तो हम साथ में इस बारे में, इस मुद्दे पर हम बात करेंगे। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्या कहता है भाई क्वेश्चन नंबर 12? व्हाट डज क्वेश्चन नंबर 12 से क्या कहता है कि वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस बिलो में कंटेन एरर्स, आइडेंटिफाई द पार्ट इफ देयर इज नो एरर, या फिर क्या करना है? चूज नो एरर। वेन सेल, अरे ये तो वही वाला है, इसको अपन ने चेंज नहीं किया। चलो क्वेश्चन पहले चेंज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हो चुका था, है ना। चलिए अब 13 पर आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13, ये S1 और S3 S1 S2 S3 S4 ये चार क्वेश्चन, चार सेंटेंसेस के बीच के दो सेंटेंस को हमें अरेंज करना है। देखिए पैरा जंबल का क्वेश्चन है, कैसा क्या कहता है देखिए कि फॉर द फोर सेंटेंस S1 टू S4 पैराग्राफ बिलो, नीचे चार वाक्यों वाला पैराग्राफ दिया गया है। सेंटेंसेस S1 एंड S4 आर गिवन, S1 और S4 जो है वो आपको दिए गए हैं फ्रॉम द ऑप्शंस P Q एंड R। P Q R का जो ऑप्शन है, यहाँ ऑप्शन में क्या करना है हमें, इसमें से चूज करना है S2 और S3 के लिए सेंटेंस अप्रोप्रिएट सेंटेंसेस फॉर S2 एंड S3 रिस्पेक्टिवली। चलिए भाई क्रमशः बनाते हैं। क्या कह रहा है कि आत्मनिर्भर भारत विच ट्रांसलेट्स टू सेल्फ रिलायंट इंडिया और सेल्फ सफिशिएंट इंडिया is a term used by the Prime Minister of India नरेंद्र मोदी in relation to the economic development in the country। यानी देश में इकोनॉमिक जो चीज है उसको डेवलपमेंट, उसके विकास के लिए जो संबंध बनाए जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी जो काम कर रहे हैं वो क्या कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं वो इस टर्म पर काम हो रहे हैं। किस टर्म पर, कि भारत को इस रूप में बनाना है उन्हें, किस रूप में कि वो स्वयं पर निर्भर हो जाए, सेल्फ रिलायंट हो जाए, सेल्फ डिपेंड हो जाए। भारत आत्मनिर्भर भारत का ये उद्देश्य है, सेल्फ सफिशिएंट इंडिया बन जाए। अब यहां पर क्या आएगा और यहां पर क्या आएगा, ये दो अपने को पता करना है। पहले S4 पढ़ लेते हैं। द फर्स्ट मेंशन ऑफ दिस फॉर्म ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान केम ड्यूरिंग द अनाउंसमेंट ऑफ इंडिया कोविड-19 पैंडेमिक रिलेटेड इकोनॉमिक पैकेज ऑन 12 मई 2020। 12 मई 2020 को ये बात कही गई है पहली बार। कब, वो पैंडेमिक कोविड-19 के दौरान, है ना। तो कह रहा है कि अब यहां पर क्या आएगा इसको समझते हैं कि द प्राइम मिनिस्टर, बात को समझिए, द प्राइम मिनिस्टर जो है फर्दर क्लेरिफाइज दैट आत्मनिर्भर भारत डज नॉट मीन सेल्फ कंटेनमेंट, आइसोलेटिंग अवे फ्रॉम द वर्ल्ड और बीइंग प्रोटेक्शनिस्ट इन एनी वे। अगर वो कहते हैं भाई कि वो सेल्फ कंटेनमेंट होगा, आइसोलेटेड होगा, मतलब भारत अपने आप में अलग हो जाएगा, है ना, दुनिया से, फ्रॉम द वर्ल्ड, आइसोलेटिंग हो जाएगा, है ना, एक तरफ हो जाएगा। तो ये वाली बात यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत के लिए नहीं आई। बात क्या कह रहा है कि द फ्रेज हैज बीन यूज्ड एक्सटेंसिवली बाय द गवर्नमेंट टू डिस्क्राइब द 2021 यूनियन बजट ऑफ इंडिया, है ना। अब क्या यूनियन बजट ऑफ इंडिया की बात करें कि 20, यहाँ बजट की बात नहीं हो रही, यहाँ तो आत्मनिर्भरता की बात हो रही है ना। मतलब हमारा क्यू वाला ऑप्शन तो आएगा नहीं, तो हमको एलिमिनेट करने के लिए पता चल गया कि जिसमें क्यू लगा है वो वाला तो पहले एलिमिनेट कर दो। देखिए ये वाला नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, बचा एक आरपी, है ना, ये आएगा बी वाला। तो आरपी देखिए पहले आर क्या आएगा, द टीम हैज बीन used in relation to making India's a bigger and more important part of the global economy by pursuing policies that the efficient, competitive, sustaining and self generating। तो ये वाला जो सेंटेंस है आर जो हमारा S2 में आ गया और S3 में क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा। ठीक है, नहीं Q तो आना ही नहीं है ना, है ना, P आएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, P पहला वाला। तो जहां पर भी हमें दिख रहा है आर और P, उसको हम ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे एंड द आंसर विल बी द ऑप्शन बी। ओके, चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। अब एक खाली स्थान को भरना है, सही साथ जो भी होगा उसके अनुसार। बोले नॉट ओनली डिड, याद रखना बेटा, ये जो नेवर हो गया, नॉट ओनली हो गया, और क्या हो गया, जैसे हार्डली हो गया, ये ऐसी चीजें हैं बेटा। खुद नॉट हो गया, नॉट ओनली हो गया, ये तो लिख दिया है ना। ये सब चीजें क्या है, इनके साथ अगर ये वाक्य जब शुरू में आते हैं ना, सब्जेक्ट से पहले आते हैं, तो बेटा यहां पर आती है हेल्पिंग वर्ब, इसको बोलते हैं इन्वर्जन। क्या बोलते हैं इसको, इन्वर्जन। तो शुरू में क्या आता है, जब भी नेगेटिव वर्ड अगर शुरू में हो तो उसके बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब आती है। तो देखिए यहाँ गया नॉट ओनली डिड, है ना, डीड आ गया, तो अब यहाँ पर सब्जेक्ट आना चाहिए। यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में क्या दिया, ही, हम यहाँ पे ही लगा दें। अब क्या है, अगर डी है तो आपको पता होगा डीड कब लगता है, जब यहाँ वर्ब की ट्रू फॉर्म होती है, तो इसको मतलब हम हेल्पिंग वर्ब निकालते तो डीड निकलता है। जैसे डीड हेल्पिंग वर्ब आ गई तो V2 जो है कन्वर्ट होकर किसमें चेंज हो जाता है, इनटू V1 में। तो अब यहाँ पर जो आएगी बेटा वो V1 आएगी। अब देखिए इसमें V1 का है, ही इज, ही कैम, ईज तो आएगा नहीं, है ना, केम आएगा नहीं क्योंकि सेकंड फॉर्म है, वॉज आएगा नहीं, अब आना है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आना है, तो कम।
ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो ऑप्शन नंबर डी तो हमें डायरेक्ट ही मिल गया ना, दूसरा देखे बिना भी मिल गया, क्योंकि ये जो सही ऑप्शन है ए पार्ट में तो कहीं और है नहीं, है ना। तो चलिए अभी इसको भी समझते हैं कि दूसरे पार्ट में क्या आएगा, उसको भी समझ लेते हैं। बट ही वॉज ऑल्सो कंप्लीटली अनप्रिपेयर्ड, वो प्रिपेयर्ड नहीं था, एंड लुक्ड एज दो ही हैड के बाद क्या आता है, हेड के बाद जब भी आएगा बेटा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। क्या सी आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में सा नहीं आएगा। नेवर सीन ये तो आ जाएगा, लेकिन बेटा ये वॉज ये पहले भी नहीं आएगा, मतलब इसलिए ये भी एलिमिनेटेड हो गया। ये आ गया नेवर सीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये सीन, है ना। तो यहां पर आ जाएगा क्या आ जाएगा यहाँ पर, नेवर सीन, नेवर सीन। ओके, तो ये ऑप्शन नंबर डी विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्या बन जाएगा, नॉट ओनली डिड ही कम लेट, वो सिर्फ लेट ही नहीं आता है भाई, बट ही वॉज ऑल्सो कंप्लीटली अनप्रिपेयर्ड एंड लुक्ड एज दो ही हैड नेवर सीन दैट काइंड ऑफ टास्क बिफोर। और वो ऐसा करता है कि जैसे ऐसा काम कभी देखा ही नहीं, बिना तैयारी के भी आता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अपन एक बार फिर से समझते हैं, पहले इसको क्लियर करते हैं। आपके स्पोकन के लिए बहुत बढ़िया मायने रखता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ही कम, और यहाँ पर आ जाएगा नेवर सीन। देखिए क्या बोल रहा है कि नॉट ओनली डिड ही कम लेट, वो लेट ही नहीं आता है, बट लेकिन ही वॉज ऑल्सो कंप्लीटली अनप्रिपेयर्ड, वो पूरी तरह से बिना तैयारी के आता है। एंड लुक्ड, और देखता तो ऐसे है, एज जैसे कि, दो जैसे कि, ही हैड नेवर सीन दैट काइंड ऑफ टास्क बिफोर, कि जो उसने जैसे ऐसा कोई काम पहले कभी देखा ही नहीं, अनजान बनता है ना, ऐसा हुआ है। चलिए भाई आगे देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है भाई, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि सी डिस्परेटली, डिस्परेटली का मतलब क्या होता है, बेकरारी से, बेकरारी से, है ना, बहुत ही मन से, बहुत ही मन से, बहुत इच्छुक होकर, है ना, बहुत बेकरार होकर। वांट्स मतलब वो बहुत बेकरार होकर चाहती है टू टेक पियानो लेसन्स, है ना, पियानो सीखना चाहती है, बट सी हैज नो टाइम, परंतु उसके पास ना टाइम नहीं है। इच्छा तो बहुत है पर उसके पास टाइम नहीं है। चलिए ये सेंटेंस कैसे बनेगा, बोले पहला ऑप्शन देखते हैं कि सी इज डिस्परेट टू टेक पियानो लेसन्स बट सी हैज नो टाइम। नेक्स्ट है वांटिंग डिस्परेटली टू टेक पियानो लेसन्स, सी विल हैव नो टाइम। देखिए ये चाहते हुए टू टेक पियानो लेसन्स, ये वांटिंग का ना बेटा कभी आईएनजी फॉर्म नहीं बनता, याद रखना, है ना। वांटिंग, आई एम वांटिंग ऐसा नहीं होता, आई वांट होता है। तो ये तो यहीं पर गलत हो गया। सी डिस्परेटली वांटिंग, फिर आ गया वही, है ना, वांटिंग टू टेक पियानो लेसन्स बट सी इज हैविंग नो टाइम। डिस्परेट टू टेक, अब डिस्परेट टू टेक पियानो लेसन्स, सी इज हैविंग नो टाइम। अब ये जो हैविंग, हैव भी होता है ना, यानी जब पोजीशन दर्शाते हैं ना बेटा, जिनसे पोजीशन वाले का जो सेंटेंस होगा, मैं यार इसको अच्छे से लिखते पहले क्लियर करके। देखिए जैसे पोजीशन वाला जो शब्द होता है, पोजीशन वाले शब्द में क्या आता है, इसका बेटा कभी इसमें ना आईएनजी नहीं लगाते, है ना। आई हैव टाइम होता है, आई हैव टाइम होता है, या आई हैव नो टाइम होगा, है ना। इसको आप ऐसा नहीं बना सकते कि आई एम हैविंग टाइम, ये ऐसा कभी इसका कंटिन्यूअस नहीं बनता है। अगर कंटिन्यूअस बनेगा ना तो इसका अर्थ बदल जाता है, इसका मतलब होता है खाने पीने से मतलब होता है, खाना या पीना, है ना, इसका मतलब ये निकलता है, पास में होने से मतलब निकलता है। अगर ये लिया कि आई एम हैविंग टी, मतलब मैं चाय पी रहा हूं, पास में है नहीं, पी रहा हूं, उस काम को करने से मतलब होता है ना, क्योंकि इससे एक्शन दिखाई देगा। और जब ये हैज हैव वाली बात हो, पोजीशन दिखाई देगा, यहां से पोजीशन दिखाई देता है ना। तो पोजीशन वाली चीजों पर हम कभी भी आईएनजी नहीं लगाते, तो ये सेंटेंस हमारा गलत हो गया। तो सेंटेंस जो फर्स्ट है ना बेटा, देखिए अप्रोप्रिएट यही है कि सी इज डिस्परेट टू टेक पियानो। डिस्परेट यहां पर क्या हो गया बेटा, ये एडजेक्टिव है कि भैया वो, ईच क्या है यहाँ पर, ये लिंकिंग वर्ब है, यह है लिंकिंग वर्ब। ओके, लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आ गया हमारे पास, एडजेक्टिव आ गया। तो सी इज डिस्परेट टू टेक पियानो लेसन्स बट सी हैज नो टाइम, परंतु उसके पास जो है टाइम नहीं है, वो लेना तो चाहती है, बहुत इच्छा है उसकी, वो बेक करा रहे हैं उसको करने के लिए, पर उसके पास टाइम नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 15। चलिए तो कैसे लग रहा है आपको क्वेश्चन, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, या मेरे समझाने का तरीका कोई जटिल कठिन तो नहीं लग रहा है, कुछ और बदलाव करना है, या कुछ आपके आपके डाउट्स दूर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये सारी चीज जो भी आपके मन में विचार है ना बेटा, आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर डालिएगा, ताकि आने वाली वीडियो में अगर आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो मैं उसको और बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड फिल इन द ब्लैंक्स बाय सेलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ये फिर फिल इन द ब्लैंक्स अपने को करना है। देखिए योर मिशन
शुड बी, ये होना चाहिए जो आपका मिशन है, ब्रोकन डाउन मतलब टूट जाना चाहिए बोल रहा है, इनटू किस चीज में टूट जाना चाहिए, यहाँ पर खालिस्तान दे रहा है ऑपरेटिंग प्लान, कि ऑपरेटिंग प्लान है ना, सुधार करने योग्य प्लान है ना, दैट विल जो कि इनेबल यू आपको इनेबल कर सके, सक्षम बना सके, टू टेक कंक्रीट अचीवेबल स्टेप, एक ठोस और एक उपलब्धि प्राप्त करने वाला कदम, टुवार्ड्स रिलीजिंग योर मिशन, ताकि तुम्हारा जो मिशन है वो हो सके फर्मली बिफोर योर आइस, मतलब तुम्हारे योर आइस मतलब तुम्हारे जीते जी, विथ रिवीजन एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब जरूरत हो, एंड डायरेक्ट योर एक्शंस टुवार्ड्स, फिर यहाँ ब्लैंक दिया है देन। अब देखिए इस बात को समझिएगा, सिर्फ ब्रोकन डाउन को समझेंगे ना तो हम शायद कुछ दूसरा भी लगा सकते हैं, लेकिन देखिए इस बात को अच्छे से समझिएगा बेटा। सबसे पहले तो यहां पर पहले में क्या दिया ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है, पारदर्शी है ना, जिसके आर पार यानी कि पारदर्शी वाली बात होगी। सक्सेसिव मतलब क्या होता है, सक्सेसिव मतलब होता है अगला, जैसे 5 है तो 5 का सक्सेसिव क्या होता है, 6 होता है, 4 है तो 5 है ना, ये इसका सक्सेसिव है, आपने पढ़े होंगे मैथ्स में, मिडिल क्लास में सक्सेसिव के जो है ये दिए रहते हैं। चल तो सक्सेसिव समझ में आ गया होगा आपके, है ना। फिर है यहाँ पे ये वाला बहुत बढ़िया शब्द है बेटा, इसको समझिए, है ना। क्या कह रहा है, फिजिबल, फिजिबल का मतलब क्या होता है, फिजिबल का मतलब होता है कोई चीज संभव होना, कोई चीज संभव होना, किसी चीज का संभव होना बेटा, है ना। और फिक्सिएट मतलब क्या होता है, फिक्सिएट का मतलब होता है बेटा उतारना, चित्र वगैरह उतारते ना अपन, उसको बोलते हैं चित्र उतारना, फिक्स करना, एक प्रकार से उतारना, उसके अंदर कंप्लीट कर देना। अब यहां पर क्या आएगा, एप्रोप्रिएट प्लान, यानी एप्रोप्रिएट प्लान होना, ऐसा होना चाहिए मतलब ऑपरेटिंग प्लान, यानी जिसको संभव बना सके ऑपरेट करने के लिए। तो यहां पर संभव बनाने वाली बात आएगी बेटा, है ना। तो यहां पर जो है पहले में क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, यानी क्या आ जाएगा, फिजिबल आ जाएगा। अब अगर हमने कहा कि सेकंड में क्या आएगा, एंड डायरेक्ट योर एक्शंस टुवार्ड्स, तुम्हारा जो काम है वो कैसा होना चाहिए, उन्हें फिल करने का, फुलफिल करने का, फुलफिल यानी कि पूरा करने का, डी ऑप्शन यहां पर आ जाएगा। प्री पेज परपेचुएटिंग का मतलब क्या होता है, इसको पहले समझिए कि परपेचुएटिंग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है यादगार बनाना। तो यादगार क्या बनाना है किसी काम को, है ना। हम फिर उसके बाद में दूसरा यहाँ पर रिलेटिंग मतलब उससे जोड़ना या फिर प्लानिंग करना, एक्चुअल में उसको ना कंप्लीट करना, और कंप्लीट करने के लिए क्या आता है, फुलफिल, क्या आता है बेटा, फुलफिल। तो फुलफिलिंग यहाँ पर आ जाएगा, मतलब ऑप्शन हमारा कैसा होना चाहिए, एक सी होना चाहिए और फिर डी होना चाहिए। सी और डी किसमें, लास्ट वाले में, डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 हो गया हमारा। चलिए लेट्स go let's go let's go to the next question, and the next question we have is question number 17। चलिए भाई 17 नंबर के क्वेश्चन पर आ गया हम। ये भी एरर फाइंडिंग वाला क्वेश्चन है, और एरर फाइंडिंग में क्या कहता है, देखिए कि आई सक्सीडेड, मैं तो सफल हो गया, क्या बोल रहा हूँ, मैं सफल हो गया, इन फिनिशिंग खत्म करने पे, दैट रिपोर्ट, उस रिपोर्ट को मैंने पूरा कर लिया, बिफोर द एंड ऑफ जनवरी, जनवरी के पहले, डिस्पाइट ऑफ हैविंग हैड वेरी लिटिल टाइम। देखिए आपको मैंने कल भी बताया था, कल भी ये क्वेश्चन आया था, एक इंस्पाइट होता है और एक होता है डिस्पाइट। याद रखिएगा, ऑफ किस में लगता है, इंस्पाइट में, और डिस्पाइट में ऑफ नहीं लगता है, बिना ऑफ के आता है बेटा। और देखिए यहाँ पर क्या है, डिस्पाइट के बाद ये ऑफ हो गया, ये दोनों प्रीपोजिशन है, इस प्रीपोजिशन में ऑफ लगेगा पर इसमें ऑफ नहीं लगेगा, याद रखिएगा, है ना। तो ये डिस्पाइट के बाद ऑफ दे दिए बेटा, ये एरर हो गया, अगर इसको हटा दे तो ये सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा ये। देखिए लैक्टोस इंटॉलरेंस, लैक्टोस क्या होता है भाई, शर्करा, है ना, शुगर वगैरह हम बोलते हैं ना, शर्करा। इंटॉलरेंस का मतलब क्या होता है, इंटॉलरेंस का मतलब होता है असहनीय शक्ति, उसको बर्दाश्त करने की शक्ति नहीं, मतलब जब शक्कर की मात्रा ज्यादा हो जाए, अकर्स, ऑकर्स मतलब घटित हो जाए, ऐसा कि जब शरीर में क्या हो कि शक्कर की मात्रा ज्यादा हो जाए, वेन द नेचुरल शुगर इन मिल्क, यानी कि मिल्क में जब जो नेचुरल शुगर है उसके कारण, एंड अदर डेयरी प्रोडक्ट, और दूसरे जो डेयरी प्रोडक्ट है, कैन नॉट बी, यहां पर क्या आएगा, बाय अ ह्यूमन बॉडी, मतलब मनुष्य का जो शरीर है वो शक्कर की मात्रा ज्यादा होने पर उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है ना, तो उसके लिए यहां पर क्या आएगा, तो देखिए मतलब क्या वो टेकर ले नहीं पा रहा है, कि ब्रोकन, टूटना, अंडरस्टूड, ये भी नहीं, वो डाइजेस्टेड, पचाने में असमर्थ हो जाए, वो क्या हो जाए बेटा, पचाने में असमर्थ हो जाए, ऐसी स्थिति के लिए बात आ रही है। तो अगर वो पचाने में असमर्थ हो रही है तो यहां पर पहले में क्या आ गया, हमारे पास सी आ गया, ठीक है। अब उसके बाद में आगे बढ़ते हैं कि अबाउट 65%, यानी करीब 65% की, 65% की बात करें लोगों में 65% जो है इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, हैव लैक्टोस इंटॉलरेंस, मतलब वो
शक्कर की जो मात्रा उसको बर्दाश्त करने की शक्ति नहीं होती है। हाउएवर दीज, फिर भी दीज पीपल डू हैव अदर, दूसरा उनके पास ऑप्शन होना चाहिए। ऑप्शन के लिए यहाँ पर सबसे बेहतर शब्द क्या होगा? अल्टरनेटिव, है ना। यहाँ पर क्या आना चाहिए बेटा? यहाँ पर भी सी आ जाएगा, है ना, दोनों में सी आ जाएगा। देखो अब हमने बोला कि अगर हम बोलते हैं बेटा क्या, प्रॉक्सिस, प्रॉक्सिस का मतलब होता है प्रतिनिधि। कोई व्यक्ति है, उसकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति काम करता है, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? प्रॉक्सिस का। रिसोर्ट की बात करें तो रिसोर्ट का मतलब क्या होता है? रिसोर्ट का मतलब होता है बेटा अड्डा, कहीं रहने वाली जगह, कोई अड्डा पकड़ लो, है ना, रिसोर्ट, है ना, या सहारा लेना। तो ये वाली कोई बात नहीं हुई, है ना। अल्टरनेटिव यानी उसकी जगह का उपाय, उसका उपाय क्या है? अल्टरनेटिव। तो सी वाला, तो जिस जहां पे भी ऑप्शन डबल सी वाला है वो हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, देखिए क्या कहता है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। खाली स्थान भरना है भाई। कह रहा है कि ऑलमोस्ट एवरीवन प्रेजेंट इन द रूम फेल अस्लीप व्हाइल ही, फिर दिया ब्लैंक, हिज बुक बिकॉज इट वॉज एक्सट्रीमली डल एंड बोरिंग। कुछ चीजें तो बेटा अगर आपको मीनिंग समझ में आ गई ना, ये मीनिंग बड़ी खतरनाक चीज है। मीनिंग का मतलब ये होता है अर्थ। आपको पता होगा पैसे को भी अर्थ ही कहा जाता है। अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है ना? पैसों का शास्त्र, धन का शास्त्र, है ना। सबसे बड़ा धन किसी भी सेंटेंस, इस सेंटेंस में धन क्या है? इसका अर्थ है। अगर आपका अर्थ सही है तो सब कुछ सही हो जाएगा बेटा, है ना। तो कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट एवरीवन प्रेजेंट, लगभग सभी लोग जो थे उपस्थित थे इन द रूम, कमरे में, और फेल अस्लीप, और जितने भी थे वो सब सो गए थे। फेल फेल अस्लीप का मतलब होता है सो जाना, सो गए थे। वाइल, ये वाइल क्या दर्शा रहा है आप समझिए, आपको अर्थ। वाइल वो काम, कोई काम कर रहा था, है ना, वो काम का जारी होना दर्शाता है ना। काम कैसा था? वो जारी था, वो कंटिन्यू था। वो कैसा था? काम कंटिन्यू। अगर वो काम कंटिन्यू था, कंटिन्यूअस टेंस में आना चाहिए। अब ये बात कब की जा रही? देखो फेल अस्लीप, फेल अस्लीप का मतलब होता है पास्ट की बात, तो आगे भी पास्ट आएगा, है ना। तो देखिए इज रीडिंग, ये है तो कंटिन्यूअस, लेकिन प्रेजेंट का है। रीडिंग कंटिन्यूअस दिख रहा है क्या? आईएनजी भर दिख रहा है, परंतु हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रहा है, इसलिए नहीं आएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ये नहीं आएगा। देखिए वाज रीडिंग, ये पास्ट की बात बता रहा है। तो व्हाइल ही वाज रीडिंग हिज बुक बिकॉज इट वॉज एक्सट्रीमली डल एंड बोरिंग, मतलब वो एक बहुत ही डल और बहुत बोरिंग किताब पढ़ रहा था, इसलिए सब लोग सो गए थे जितने भी उपस्थित थे वहां पर। तो क्या जाएगा बेटा? वाइल। और वैसे भी याद रखिएगा वाइल के बाद जनरली क्या लगाना है आपको? ये जो वाइल है ना, इसके बाद बेटा हमेशा आप याद रखना क्या आएगा? पास्ट कंटिन्यूअस। इसको भी याद रखिएगा, इसके बाद में आईएनजी फॉर्म ही आती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज क्वेश्चन नंबर 20 एंड व्हाट डज द क्वेश्चन से? What part of the sentence below may contain error? Identify the part. If there is no error, choose no error. फिर error finding का क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि when you do a mistake in your answer sheet, just cross it out. मैंने सबसे पहले एक बात कर रहा कि अगर हो सकता है कि क्वेश्चन में कोई एरर ही ना हो और आप एरर ढूंढने लग गए, और कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन हमको ऐसा लग रहा है कि सही है, लेकिन कुछ ऐसी चीज होती है जो उसको गलत बना देती है। देखिए ये जो गलती होती है ना बेटा, इसकी खास बात होती है। गलती जो है ना, इसके लिए इसके साथ कभी डू नहीं आता, इसके साथ क्या आता है? इसके साथ आता है मेक मिस्टेक होता है, डू मिस्टेक नहीं होता, है ना। इसका मतलब होता है गलती करना, मेक मिस्टेक, गलती करना। मिस्टेक खुद भी अपने आप में वर्ब है, आप मिस्टेक भी लगा सकते हैं, फिर डू लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन देखिए यहाँ ए मिस्टेक लगा तो मिस्टेक के साथ क्या लगा दिया? डू, है ना। एक्चुअल में गलती हम बना देते हैं, करते नहीं है। अगर मान लो जब आपको पता है कि 2 और 2 4 होता है, तो क्या आप यहाँ 5 लिखेंगे? नहीं, हम गलती करते 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 क्या है, मतलब कुछ करते करते गलती बन जाती है, इसलिए इसको ना बेटा मेक मिस्टेक कहते हैं। अंग्रेजी की यही तो उसमें अंग्रेजी में यही तो स्मार्टनेस है, जिसकी वजह से इंग्लिश बहुत प्यारी भाषा बन जाती है। व्हेन डू यू मेक अ मिस्टेक, यहाँ पे क्या आएगा बेटा? मेक। कि भाई जब आप गलती करते हो, जस्ट क्रॉस इट आउट, है ना। इन योर आंसर शीट जस्ट क्रॉस इट आउट, तो उसको ना ऐसा क्रॉस कर दिया करो। लिखते लिखते अगर कहीं गलत हो जाए, जैसे हम कहते हैं ना कि जैसे हमने लिखा कि राम राइटिंग ए लेटर, अभी एक सेंटेंस लिख दिया हमने, राम, बोले यार गलत हो गया, इसको क्या करो? ऐसा काट दो, है ना, और फिर उसको सही लिख दो कि राम राइट्स ए लेटर। तो अगर आपसे कोई गलती हो जाती है लिखते लिखते आपके आंसर शीट में, तो उसको ऐसा क्रॉस कर दो, ठीक है, ताकि टीचर जो चेक कर रहा है उसको पता चल जाए कि पहले से ये गलत है, तो उसको चेक ही नहीं करेगा, वो आगे बढ़ जाएगा, है ना। चलिए तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये देखिए सी नंबर, वेन यू डू अ मिस्टेक, ये एरर वाला ऑप्शन सही हो गया हमारा, क्योंकि यहाँ डू की जगह मेक होना था। चलिए आगे बढ़े।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस इन द स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज। स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज में जो कॉन्फिडेंस है ना बेटा, है ना, आपका आत्मविश्वास ही आपको जीत दिलाता है। की टू सक्सेस, एक ये भी याद रखना, ये फिक्स प्रीपोजिशन का है, की के बाद हमेशा टू आता है बेटा। कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस इन द स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, है ना, स्पोर्ट्स खेल कूद में अगर आपको सक्सेस होना है तो आपका जो कॉन्फिडेंस है ना बेटा, यही आपको सक्सेस बना सकता है। इट इज द की टू सक्सेस। ओके, ए प्लेयर हु सस्टेन्स इंजुरी ड्यूरिंग अ मैच, अगर एक ऐसा खिलाड़ी जिसको चोट लगते रहती है, कब चोट लग जाती है मैच के दौरान, मे टेंड टू लूज हिज कॉन्फिडेंस, तो फिर वो कैसा क्या करता है, वो ना ये सोच लेता है, टेंड टेंड का मतलब ये वैसी आदत बना लेता है अपनी, और वो ये सोचने लग जाता है और वो उसका जो कॉन्फिडेंस है उसको लूज कर देता है, उसको खो देता है। तो चोट लगने के बाद एक खिलाड़ी जो है अपना कॉन्फिडेंस खो देता है। तो बोले यहाँ पर क्या आएगा, चलिए इसके बाद आगे यहाँ पर जो आएगा बाद में देखते हैं, पहले आगे देखते हैं। इन सच अ सिचुएशन, ऐसी स्थिति में, देखिए सिचुएशन की बात आ गई है, इन मतलब इन सच अ सिचुएशन, ऐसी स्थिति, मतलब यहाँ पर भी सिचुएशन की बात करेगा, यहाँ पर भी सिचुएशन की बात। अब देखिए, अब हम आगे पढ़ते ही नहीं, हम यहाँ पर सिचुएशन को मिला लेते हैं। देखिए, ही कैन हेल्प क्लियर आउट द मेंटल स्कार्स एंड हेल्प द प्लेयर रिस्टोर हिज लॉस्ट कॉन्फिडेंस। ही हेल्प्स यंग एथलीट्स मेंटल स्किल ऑफ इनहेंस देयर परफॉर्मेंस, और कह रहा है एज अ रिजल्ट ही मे नॉट बी एबल टू परफॉर्म द सेम पेस अगेन, वो फिर से उसी गति में वो दौड़ नहीं लगा सकता, है ना। और ऐसी स्थिति में इन सच सिचुएशन स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट कैन हेल्प इमेंसली, पूरी ताकत लगा के फिर वो किसको काम करना पड़ेगा, उसके ऊपर, उसको ऊपर एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट को काम करना पड़ेगा, मानसिक स्तर पर उसका इलाज करना पड़ेगा, उसके कॉन्फिडेंस को वापस रीगेन करवाना पड़ेगा, है ना। तो रीगेन करवाना पड़ेगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा बेटा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगर अब ऑप्शन नंबर सी जिसमें नहीं है वो तो हमारा ऑप्शन हो गई नहीं, तो यहाँ तो ये सी वाला ऑप्शन तो हमारा आंसर में नहीं आएगा। अब बाकी सब में सी सी लगा है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ क्या आएगा भाई, इसके बाद ये बन रहा है कि काउंसलर्स हैव अ बेटर ग्रिप ओवर द प्लेयर्स विद स्पोर्ट्स इंजुरीज, दैट इज व्हाई दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू बी इंक्लूडेड इन ए टीम, कि टीम में उसको लगे रहने के लिए, बने रहने के लिए ये महत्वपूर्ण है क्या, कि काउंसलर को क्या करना पड़ेगा, हैव अ बेटर ग्रिप, उसके पास एक अच्छा ऑप्शन ये होता है कि ओवर द प्लेयर्स, की खिलाड़ियों के साथ विद स्पोर्ट्स इंजुरीज, ये काम करे। तो ये क्या काम करे वो स्पोर्ट्स इंजुरीज के साथ, तो क्या काम करे, काम करने की बात आ रही है, वो भी किसके लिए आ रही है, काउंसलर की बात आ रही है ना, साइकोलॉजिस्ट की बात आ रही है। तो साइकोलॉजिस्ट के लिए प्रोनाउन के साथ स्टार्ट हो रहा है, कौन सी चीज काम कर रही है, बोलते ये वाला देखिए बेटा, ही कैन हेल्प, यानी उसकी मदद, क्लियर आउट द मेंटल स्कार्स, उसके जो दिमागी तौर पर जो उसमें जख्म या दाग बन गए हैं, कॉन्फिडेंस लूज हो गया है, उसको दूर करने के लिए, एंड हेल्प द प्लेयर, और वो खिलाड़ी की मदद करे, रिस्टोर, पुनः प्राप्त करने के लिए, हिज लॉस्ट कॉन्फिडेंस, अपनी जो लॉस्ट वाला जो कॉन्फिडेंस है ना उसको फिर से प्राप्त करने के लिए। तो यहां पर कौन सा जाएगा, यहां पर आ जाएगा बेटा हमारा पहला वाला ए। तो अब आंसर हो गया हमारा, पहले सी आएगा और बाद में ए आएगा। तो सी और ए वाला जो ऑप्शन होगा, सी और ए वाला ऑप्शन कौन सा है भाई, सी सी ए, ये बी, ऑप्शन बी विल बी द आंसर। सिंपल सी बात है, बहुत बढ़िया पैराग्राफ बनाया बेटा इसको। चलो एक बार इसको वैसे ही पढ़ते हैं हम, कि कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस इन द स्पोर्ट्स इंडस्ट्री। ए प्लेयर हु सस्टेन्स इंजुरी ड्यूरिंग अ मैच मे टेंड टू लूज हिज कॉन्फिडेंस। ओके, प्लेयर्स द मतलब इसके साथ में क्या लगेगा, एज अ रिजल्ट, जिसके परिणाम स्वरूप ही मे नॉट बी एबल टू परफॉर्म एट द सेम पेस अगेन। फिर कह रहा है कि इन सच अ सिचुएशन अ स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट कैन हेल्प इमेंसली, और आगे बात आएगी कि ही कैन हेल्प क्लियर आउट द मेंटल स्कार्स एंड हेल्प द प्लेयर्स रिस्टोर हिज लॉस्ट कॉन्फिडेंस। काउंसलर्स हैव अ बेटर ग्रिप ओवर द प्लेयर्स विद स्पोर्ट्स इंजरीज, दैट इज व्हाई दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू बी इंक्लूडेड इन अ टीम। तो इसीलिए जो काउंसलर होते हैं इनको, साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं इनको टीम में रखना जरूरी होता है, जो मोटिवेट कर सके। ओके, तो ऑप्शन क्या है इसका, ऑप्शन नंबर बी विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं क्या कहता है, कि यू आर गोइंग टू रीड अ टेक्स्ट, भाई टेक्स्ट पढ़ने जा रहे हो आप, सम सेंटेंसेस आर मिसिंग फ्रॉम द टेक्स्ट, कुछ सेंटेंसेस में मिस हो चुके हैं, और चूज फ्रॉम द लिस्ट ए टू सी, ए बी सी में से आपको चयन करना है द मोस्ट अप्रोप्रिएट सेंटेंस फॉर ईच गैप, गैप को भरना है 1 2 को इन द टेक्स्ट में। देर इज वन एक्स्ट्रा सेंटेंस दैट यू डू नॉट नीड टू यूज, और उसमें एक एक्स्ट्रा दिया उसको यूज मत करो, है ना। कह रहे द मोस्ट प्रेसिंग नीड टुडे इज टू क्रिएट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट रिफ्लेक्ट ह्यूमन क्वालिटीज। देखिए क्या कह रहा है कि सबसे ज्यादा जो है आज के समय में मोस्ट प्रेसिंग, मतलब सबसे दबाव देने वाली जो बात है कि टुडे
नीड टुडे, जरूरत जो है आज की स्थिति में इज क्या है, टू क्रिएट प्रोडक्ट्स, की प्रोडक्ट बनाना और सर्विसेज प्रदान करना दैट रिफ्लेक्ट ह्यूमन क्वालिटीज, जो कि मनुष्य की क्वालिटी को बदल सके। और फिर यहाँ पे क्या आएगा वो बताना है। फिर कह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन एंड बिजनेस लीडर्स दैट एस्पायर टू सक्सीड शुड बी रेडी विथ, और फिर यहाँ पे देखिए लगाना है। अब पहले तो अपन चलते हैं यहाँ विथ के साथ। अच्छा देखिए, सेंटेंस की शुरुआत की एक बात बताऊं बेटा, क्या होता है, एक होता है प्रोनाउन में, प्रोनाउन का बड़ा महत्व होता है बेटा। ये जो प्रोनाउन है ना, इसका बड़ा महत्व होता है। ये प्रोनाउन से हमें समझ में आ जाता है कि चीजें क्या होगी। सबसे पहले तो कोई नाम आता है, नाम आएगा तो क्या कहलाएगा, नाउन, और नाउन के बाद अगर कोई चीज आएगी तो उसी नाउन का क्या आता है, प्रोनाउन आता है। अब यहां पर क्या कहता है, पहला सेंटेंस क्या है कि द मोस्ट प्रेजिंग नीड टुडे इज टू क्रिएट प्रोडक्ट्स एंड सर्विस दैट रिफ्लेक्ट ह्यूमन क्वालिटीज, और इसी के बारे में बोले, ये वाला जो ऑर्गेनाइजेशन इसी के बारे में आगे बात कर रहा है। तो देखिए ये प्रोनाउन आ गया दिस, तो ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आपका, डेमोन्स्ट्रेटिव कह रहा है। ये जो पहला सेंटेंस है ना उसी के बारे में बात कर रहा है कि दिस, तो देखिए ये हो गया हमारा दिस विल एंश्योर, ये इस बात के लिए पक्का करता है, क्या बात पक्का करता है कि अ बेटर इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड कस्टमर्स, और संस्था और कस्टमर के बीच में बातें होते रहना चाहिए, यही मतलब मजबूती प्रदान करेगा इस चीज को, है ना। तो यहाँ पर जो है वो आपका कौन सा आना चाहिए, बी ऑप्शन कहाँ आना चाहिए, पहले वाले। अब दूसरे में क्या आएगा, देखिए विद लगा है, विद के बाद बेटा कभी भी क्या आएगा, विद क्या है पहले तो बताओ, विद है एक प्रीपोजिशन, क्या है बेटा, प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद ना बेटा कभी भी आता है ऑब्जेक्ट, क्या आता है, ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट के बारे में अगर बात करना है तो फिर क्या आ सकता है, इसके साथ में रिलेटिव प्रोनाउन आता है, रिलेटिव प्रोनाउन। ओके, तो जो रिलेटिव प्रोनाउन आता है तो कैसे, देखिए रिलेटिव प्रोनाउन कैसे आएगा उस बात को समझिए। हमने कहा विद के बाद क्या, आल्सो द प्रोडक्ट दैट, ये आ सकता है क्या, आल्सो नहीं आएगा, विद के बाद आल्सो नहीं आएगा, डायरेक्ट प्रोडक्ट होता तो हम एक पल के लिए हम सोच सकते थे। हम यहाँ पर क्या करेंगे, बोले द प्रोडक्ट, देखिए डायरेक्ट आ गया, द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, और फिर दैट, ये इसका रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, इसके बारे में सारी बात आ गई। एंश्योर मोर रिलेटेबिलिटी विद कस्टमर्स टू एनहेंस सेल्स, सेल्स को बढ़ाने के लिए क्या करना है, कस्टमर के साथ में एक संबंध स्थापित करना है प्रोडक्ट और सर्विस के बीच में, यानी प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए और साथ में सेवाएं अच्छी मतलब प्रदान करवाई जानी चाहिए। तो यहाँ पर आ जाएगा सी ऑप्शन। ये विद को देखे प्रीपोजिशन ने तय कर दिया कि कौन सा सेंटेंस इसमें से आएगा। तो अब हमारे पास जो है बी और सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उसको क्लियर करते हैं, पहले में बी आएगा और दूसरे में सी। बी और सी वाला जो ऑप्शन होगा उसको हम लगा देंगे, कहाँ है बी और सी, ये लास्ट में, बी और सी वाला लास्ट ऑप्शन विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है भाई, कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। भाई फिर वही खाली स्थान भरना, क्या आएगा। अब देखिए एक बात याद रखना बेटा, बहुत सिंपल सी बात है कि जब पास्ट की बात होती है ना तो सारी बात पास्ट में करना है, और जब फ्यूचर की बात होगी तो देखिए इस बात को आज याद अच्छे समझिए, पास्ट की एक खास बात होती है बेटा, पास्ट हमेशा पास्ट में ही बात करेगा, दोनों सेंटेंस पास्ट में होंगे। लेकिन जब भी फ्यूचर की बात होगी ना, जब भी फ्यूचर की बात होगी तो क्या होगा, यहाँ पर पहले जो है वो प्रेजेंट होगा। फ्यूचर के पहले प्रेजेंट होता है तभी तो पास्ट मतलब सॉरी, फ्यूचर के पहले प्रेजेंट आएगा तभी तो फ्यूचर बनेगा। तो इधर प्रेजेंट होगा तो इधर फ्यूचर होगा, लेकिन इधर पास्ट है तो इधर पास्ट, दोनों हो सकता है। इसमें भी अर्लियर लेटर सेंस आएगा तो सिंपल सिंपल भी हो सकता है और सिंपल परफेक्ट भी हो सकता है ना। तो ये बात अलग हो गई। अब आप समझिएगा, यहाँ पर दिया है वेन, हमने थोड़ी देर पहले बात की थी वेन के साथ में, इस वेन के साथ में क्या है, यहाँ पर बात क्या हो रही है, इसके बाद वेन के बाद वर लगा है। वर क्या है, यहाँ पर पास्ट की बात हो रही है, मतलब यहाँ का जो इसके पहले वाला सेंटेंस है, ये वेन हमारा कंजक्शन हो गया, ये पहला सेंटेंस इसका हो गया और ये दूसरा सेंटेंस यहाँ हो गया। जब अगर ये पास्ट में है तो ये भी पास्ट में होता, अगर हम इसको ये फ्यूचर में होता तो ये प्रेजेंट में होता, ये प्रेजेंट में है तो ये फ्यूचर में होगा, है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पर पास्ट में तो ये वाला सेंटेंस भी पास्ट में होगा, पास्ट में होगा तो क्या आना चाहिए, V2 आना चाहिए। अब देखो वुड रिमाइंड्स और रिमाइंडेड, तो यहाँ पर सीधी सी बात हो गई, रिमाइंडेड वर्ब की सेकंड फॉर्म में, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ इसका आंसर हो जाएगा। बोलिए समझ में आया क्या। चलिए भाई आगे देखते हैं, ये आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी विल बी द आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन नंबर 24 कि वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस बिलो में कंटेन एन एरर, आइडेंटिफाई द पार्ट इफ देयर आर नो एरर, चूज नो एरर। भाई फिर एरर पता करना है, कह रहा है कि ए ग्रेट डील ऑफ रिसर्च शो दैट इन मेनी इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज पीपल आर कंप्लीटली इग्नोरिंग स्ट्रेस रिलेटेड इशू। अब देखिए यहाँ पर दिया ए ग्रेट डील ऑफ रिसर्चर्स, ये सब्जेक्ट हो गया हमारा, और ये सब्जेक्ट कैसा हमारा सिंगुलर है, कैसा है
सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर होना था, लेकिन यहाँ वर्ब तो प्लूरल है। देखिए जो वर्ब है, ये जो खाली वर्ब होती है ना, ये हमेशा कैसी होती है बेटा, प्लूरल होती है। और इसको सिंगुलर बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, इसमें एस लगाना पड़ता है। और नाउन क्या होता है अपने आप में, नाउन जो है वो हमेशा अपने आप में कैसा होता है, सिंगुलर। इसको प्लूरल बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, इसमें एस लगाना पड़ता है। इस बात को आप दिमाग में हमेशा बिठा के रखें। तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। तो सो का क्या हो जाएगा, सोस। अब जहां पर भी ये प्रॉब्लम होगी, जहां पर भी प्रॉब्लम दिखाई दे, वहां हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो देखिए, ए ग्रेट डील ऑफ रिसर्च सो, ये वाला ऑप्शन जो है हमारा, ये गलत है एक्चुअल में, है ना। लेकिन क्वेश्चन के लिए ऑप्शन जो है वो सी ऑप्शन विल बी द आंसर। ओके, सी ऑप्शन इसका आंसर होगा। बोलिए, समझ में आ गया। चलिए, नाउ नाउ वी हैव द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। आज का आखिरी क्वेश्चन पर हम आ गए बेटा। एंड एंड द लास्ट क्वेश्चन इज सेइंग, क्या कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। खालिस्तान भरिए मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन से। कह रहा है कि आई, और फिर ब्लैंक देकर, वेटिंग फॉर 2 आवर्स एंड आई कैन नॉट वेट फॉर लॉन्गर। देखिए यहाँ दिया फॉर 2 आवर्स, तो मैंने बताया था आपको सिंस प्लस टाइम होगा, सिंस प्लस टाइम लगा दो, या फिर फॉर प्लस टाइम लगा दो। अगर वो ऐसी कंडीशन है, अगर ऐसी कंडीशन है बेटा, तो यहां पर क्या होगा, इसके पहले का जो सेंटेंस वो किस में होगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा। अब ये कैन नॉट क्या है, कैन क्या दर्शाता है, प्रेजेंट दर्शाता है कि फ्यूचर दर्शाता है, बताओ। बोले मैं कार खरीद सकता हूं, आई कैन बाय ए कार। अब बताइए फ्यूचर है कि प्रेजेंट है। बोले सर प्रेजेंट है, क्यों, तो लास्ट में है, बोले खरीद सकता हूँ। नहीं, बात ऐसी नहीं है। क्या आप अभी खरीद रहे हो, आपकी ताकत को क्या दर्शा रहा है, वो फ्यूचर की बात बता रहा है कि आप जाओगे और फिर खरीदोगे ना। आपने कोई भी काम कहा कि जैसे आई कैन हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, पर अभी नहीं कर रहे हो ना, करोगे इन फ्यूचर में, कर सकता हूँ, मतलब ये बात हम दर्शा रहे हैं फ्यूचर की। तो कैन भी तो फ्यूचर है। जब इधर फ्यूचर होगा, मैंने बताया था ना आपको, ये एंड के साथ जुड़ा हुआ है, इधर फ्यूचर है तो इधर प्रेजेंट होना चाहिए, है ना। तो ये प्रेजेंट में चला गया, यानी प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। और अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, शुड भी नहीं आएगा, वुड हैव बीन नहीं आएगा, वुड बीन नहीं आएगा, क्या आएगा, हैव बीन आएगा। आई के सबके लगता है हैव, और यहाँ लग जाएगा आई हैव बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स एंड आई कैन नॉट वेट फॉर लॉन्गर। तो ये हो गए बेटा हमारे 25 क्वेश्चन वी हैव डन टुडे, और 100 क्वेश्चंस वी हैव कंप्लीटेड बाय नाउ। अभी तक हमने जो है 100 क्वेश्चंस कर लिए हैं, और हमने 4 जो है आज की जो क्लास है इसको मिलाकर हमारी 4 क्लासेस हो गई, और 4 क्लासेस में हमने 100 क्वेश्चन वी हैव कंप्लीटेड। और आपके लिए 100 जो क्वेश्चन है बेटा, डेफिनेटली बहुत मायने रखते हैं, बहुत काम के हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन पर आप थोड़ा फोकस करें, और मिलते हैं फिर आगे अगली क्लास में। तब तक के लिए बेटा मैं आपसे विदा लेता हूँ, और तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, और बहुत 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 प्यार भरा नमस्कार। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, थैंक यू।